गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एज यू नो, जो हमारी कंप्लीट एथिक्स की जो क्लासेज चल रही है उसमें दोस्तों हमारी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने जो हमारा सेक्शन ए था एथिक्स का, जो जिसमें 7 टॉपिक्स थे उनको फिनिश किया। आज ये हमारा 8वां टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें सिलेबस की तो देखिए, ये पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध फिनिश किया। गुड आफ्टरनून। ठीक है, दूसरा टॉपिक एटीट्यूड एप्टीट्यूड, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, ये हमने फिनिश किया। लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, 6वां टॉपिक हमने फिनिश किया। और 7वां जो टॉपिक था हमारा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये हमने फिनिश किया। आज दोस्तों हमारा है, देखो क्या मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, यूपीएससी ने उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। देखिए, ये जैसे हमने आपको बताया था, उस दिन भी डिस्कस किया था कि हमारा जो एथिक्स होता है जीएस पेपर मेंस 4 जनरल स्टडीज का 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, उस दिन बताया था। और 12 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और जो हमारा पेपर होता है 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है इसमें 6 सवाल होते हैं, जो सेक्शन उनमें भी ABC दिया हुआ होता है, वो भी सब सेक्शन में बटा हुआ होता है। यानी टोटल अगर बात करें तो 13 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है, 130 मार्क्स सेक्शन ए। और 150 शब्दों में दोस्तों एक आंसर लिखना होता है इधर। तो हमने आपको उस दिन भी बताया था कि हमने आपको जितने भी टॉपिक है, माइक्रो एनालिसिस जो हमने दिया था सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमने आपको 150 शब्दों से ज्यादा का ही कंटेंट आपको अवेलेबल कराया है उसमें। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें 6 केस स्टडी आती है दोस्तों। ईच केस स्टडी जो है 250 शब्दों में लिखनी होती है। ठीक है, और 20 अंक की एक होती है, तो कितने हो गए 120, 120 और 130 सेक्शन ए, टोटल हो जाता है 250, 250। ठीक है, ये तो हम पहली क्लास में भी डिस्कस किए थे, इससे जो लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कशन किया था। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए अभी खत्म हुआ है सेक्शन बी नहीं हुआ। सेक्शन ए और बी दोनों ही, जो सेक्शन ए है उसमें जो टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं पर बेस्ड केस स्टडी होंगी। यानी उनको, उन्हीं टॉपिक्स को जो हमने पढ़ा है उन्हीं को अप्लाई करना है, उनका ही एप्लीकेशन वाला पार्ट सेक्शन बी में पूछा जाता है केस स्टडीज का। अब देखिए इसमें ये पार्ट भी जो हम आज डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, भाई केस स्टडीज उस दिन भी हमने बताया था कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, ये है। तो आज हम देखेंगे केस स्टडीज को हल करने के लिए भाई क्या आपको कुछ हम बता सकें, आपका मार्गदर्शन टाइप गाइडलाइन, जो जिससे आप थोड़ा सा उसको ठीक से अटेंड कर पाए, मार्क्स हमको अच्छे से अच्छे मिले। केस स्टडीज को हल करने के लिए ये वाला। अब देखो, अब दरअसल क्या है दोस्तों कि 1 सेकेंड, अब केस स्टडीज को भाई कैसे टैकल करना है, कैसे इनका उत्तर लिखना है, वो सब तो हम देखेंगे ही। अब इससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए आपको केस स्टडीज होती क्या है। भाई केस स्टडी क्या होती है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। और फिर दूसरा, भाई यूपीएससी केस स्टडी का माध्यम क्यों चुनता है, केस स्टडी क्यों पूछता है यूपीएससी, यूपीएससी क्यों पूछता है केस स्टडी, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये चीजें थोड़ा देख लेंगे तो क्या चीजें बेहतर होंगी, मतलब आप जब उनको करोगे तो ठीक से टैकल कर पाओगे। केस स्टडी क्या है, यूपीएससी केस स्टडी क्यों पूछता है, केस स्टडी का जो आंसर का फॉर्मेट हो वो क्या हो, ये सब हम थोड़ा केस स्टडी को हल करने से पहले 3-4 चीजें देख लेते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी को आप कैसे अप्रोच करें, उसको कैसे उसका आंसर लिखें। देखिए दोस्तों, अब केस स्टडी ना दोस्तों जस्ट लाइक ए पजल, बिल्कुल एक पहेली की तरह होती है। ठीक है, जिसको समझना होता है, आप समझोगे, पढ़ोगे अच्छे से, फिर उसमें उत्तर दोगे उसका। और ऑब्वियस सी बात है, जब केस स्टडी कुछ दी हुई होगी तो उसमें यूपीएससी उस केस स्टडी में कोई समस्या का जिक्र जरूर किया गया होगा। जो समस्या दी होगी उसी का समाधान आपको बताना है, उस केस स्टडी को पढ़ के उसका समाधान प्रस्तुत करना है फिर समस्या का। यानी कि केस स्टडी जस्ट लाइक ए पजल, एक पहेली की तरह है, और उसमें किसी न किसी समस्या का जिक्र होगा, जिसको जो भी पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उस समस्या का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, और दोस्तों इतनी रोचक होगी केस स्टडी, आप अभी दिखाएंगे आपको हम,
यानी कि आप जब उसको पढ़ोगे, केस स्टडी को पढ़ने लगोगे तो इतनी रोचक होगी, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, खुद को उससे कनेक्ट फील करोगे, खुद को जोड़ पाओगे उससे कि हाँ यार ये जो पूछा गया है, जो केस है, इसमें मैं होता तो मैं क्या करता। इस तरीके के व्यावहारिक सवाल उसमें पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, इसी को देखिए, यूपीएससी में पूछी हुई केस स्टडी है, आई थिंक 2016-17 में पूछी थी। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, आई एम नॉट श्योर 2016-17 वाला, बट यूपीएससी की है, उसका स्क्रीनशॉट डाला है। ठीक है, देखो क्या पूछा है। आपको जब पढ़ोगे केस स्टडी को तो रोचक लगेगी और लगेगा कि यार हाँ इससे कनेक्ट हो जाओगे, इन्वॉल्व फील करोगे खुद को इसी में। देखो क्या पूछा है दोस्तों, शनिवार की शाम 9 बजे संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी है कोई, संयुक्त सचिव रशिका अपने कार्यालय में अब भी अपने काम में व्यस्त थी। उसके पति विक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कोई कंपनी है, उस कंपनी में कार्यपालक है, उसमें जॉब करते हैं, और वो रशिका जो है संयुक्त सचिव है, और अपने काम के सिलसिले में अक्सर वे शहर से बाहर रहते हैं। जो उनके पति हैं विक्रम, वो शहर से बाहर रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 3 साल का है, और इनकी देखभाल करने के लिए इन्होंने घरेलू सहायिका रखी हुई है, मेड रखी हुई है इन्होंने। रशिका और विक्रम है, उन्होंने मेड रखी हुई है। अब रशिका के जो उच्च अधिकारी हैं, रशिका के उच्च अधिकारी श्रीमान सुरेश ने उन्हें शाम को यानी रात को 9:30 बजे बुलाया। रात को 9:30 बजे रशिका के जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने मंत्रालय की बैठक में चर्चा होने वाले किसी जरूरी मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी करने के लिए कहा, कुछ तैयार करने के लिए कहा। यानी कि 9:30 बजे उनका जो हायर अथॉरिटी है उनको बुलाता है रशिका को। उसे लगा कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए इस अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिए उसको रविवार को काम करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस आवर्स में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लगी हुई है रशिका, और उनको लगा कि मुझे संडे को भी काम करना होगा। अब वह स्मरण करती है कि कैसे वह इस पोस्टिंग के प्रति उत्सुक थी और इसे हासिल करने के लिए उसने कई महीने देर तक काम किया था। यानी कि जब ये पोस्टिंग उसको मिली नहीं थी तो उससे पहले इसको पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बनूं इस पोस्ट पे, इस मंत्रालय में देर तक काम किया था। उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। उसे महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया। ध्यान रखने का इस लाइन को। अब ये महसूस हो रहा है उसको कि यार मैं काम तो कर रही हूँ ऑफिस का जो है, बट मैं अपनी फैमिली के साथ ठीक से, गुड आफ्टरनून, पर्याप्त न्याय नहीं कर पा रही हूँ और आवश्यक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। यहां तक कि अभी पिछले महीने में उसे अपने बीमार बच्चे को आया की देखभाल के लिए छोड़ना पड़ा था। देखिए ये ऑनलाइन है, यानी कि अभी पिछले महीने उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें भी वो उनको खुद ध्यान नहीं रख पाई। उसके लिए भी जो उनकी आया है, जो उनकी सहायिका है, जो उन्होंने मेड रखी हुई है, वो उनका देखभाल कर रही थी। क्योंकि ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे दफ्तर में काम करना था। अब उसे लगता है कि उसे एक रेखा, अब क्या लग रहा है रशिका जी को कि अब यार एक लाइन खींचनी चाहिए, एक रेखा खींचनी चाहिए जिसमें अपनी पेशेवर जिम्मेदारी यानी जो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी है उसकी, जो उसका जॉब है उसकी तुलना में, जिम्मेदारियों की तुलना में प्रथमतः निजी जिंदगी को महत्व मिलना चाहिए। अब वो सोच रही है कि यार जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और जो मेरी पर्सनल लाइफ है, इनके बीच में एक लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो मेरी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है और जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है। वह सोचती है कि समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, कर्तव्य के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा जैसी कार्य नैतिकता की समुचित सीमाएं होनी चाहिए। ऐसा वो अब सोच रही है। अब ये देखो कितनी बेहतरीन, कितनी रोचक केस स्टडी यूपीएससी ने पूछी है। अब फिर ये देने के बाद यूपीएससी ने इसमें 3 सवाल पूछे, ए बी सी। अब पहला क्या पूछा है कि इस मामले में शामिल जो जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा कीजिए, कि भाई इसमें क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं, ये पूछा है। और पूछा है कि महिलाओं के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्याय संगत कार्य परिवेश मुहैया कराने के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए कम से कम 4 कानूनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बी में ये पूछा है। और एक पूछा है कि कल्पना कीजिए कि आप भी ऐसी स्थिति में हो, मतलब आपसे पूछ रहा है जो एस्पिरेंट्स है उनसे, आप उक्त कामकाजी परिस्थितियों को हल्का करने के लिए क्या सुझाव देंगे। 250 शब्दों में एक स्टडी पूछी है। तो इस तरीके की दोस्तों केस स्टडी यूपीएससी पूछता है, बहुत ही रोचक होती है जैसे हमने बताया। अब इसमें क्या कैसे इसको सॉल्व करना है वो तो हम आगे क्लास में डिस्कस करने वाले ही हैं। अब भाई यूपीएससी फिर ये पूछता क्यों है केस स्टडीज, अब इस सवाल पर आते हैं। केस स्टडी क्या है वो तो हमने देख लिया विद एग्जांपल। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे केस स्टडीज पूछी जाती है। अब भाई यूपीएससी क्यों पूछता है केस स्टडीज, इस पे बात करते हैं। अब दोस्तों केस स्टडीज ना
कोई भी स्थिति है मान लो, उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जो प्रैक्टिकल जो आयाम है, जो प्रैक्टिकल जो उसका पक्ष है, उसको समझने में बहुत बेहतर कारगर तरीका है जो केस स्टडी पूछने का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, थ्योरेटिकल तो आप खुद ही सोचिए, कौन मान लीजिए इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं ना, इंटरव्यू अपने मॉक इंटरव्यूज देखे हो यूट्यूब वगैरह पे, तो मॉक इंटरव्यूज में या और मेन इंटरव्यू में यूपीएससी कुछ केस दे के पूछता है एस्पिरेंट से कि आपके समक्ष ऐसा है, ऐसे तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, कोई भी इंसिडेंट दे देते हैं, कोई केस स्टडी दे देते हैं, और मेंस में एथिक्स में तो आती ही है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी से पूछें कि भाई केस सीधा पूछे मान लो, तो थ्योरेटिकल कौन बोलेगा कि उससे पूछे कि आप करप्शन करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो कौन ही दोस्तों बताएगा कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा। पूछे कि भाई आपका दहेज प्रथा पर क्या कहना है, तो कौन कहेगा थ्योरेटिकली कि हाँ नहीं दहेज लेना चाहिए, कोई नहीं कहेगा, कोई भी एस्पिरेंट नहीं कहेगा। घूंघट प्रथा पर मान लीजिए कुछ पूछ ले, तो कौन कहेगा कि हाँ मैं घूंघट प्रथा को समर्थन करता हूँ, या कोई नहीं कहेगा, कोई भी एस्पिरेंट थ्योरेटिकली बोलेगा नहीं, थ्योरेटिकली सभी ये बोलेंगे। बट जब उसको प्रैक्टिकली अगर पूछेंगे, जब मान लीजिए उसको प्रैक्टिकली अगर पूछेंगे, कुछ केस बना के अगर पूछें, जैसे आपने देखा भी होगा, मान लीजिए घूंघट वाले में कुछ पूछ लें कि आप की नई नई शादी हुई है, आपकी मम्मी भी चाहती है कि आप आपकी वाइफ जो है घूंघट रखें, आपकी दादी माँ भी चाहती है, आपके दादाजी भी चाहते हैं, आपका पूरा परिवार चाहता है, और आपकी वाइफ गाँव जा रही है, इस टाइप की केस स्टडीज मतलब घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे। अब उस समय जो एस्पिरेंट्स के मन में होगा, मान लो थोड़ा बहुत भी उसके दिमाग में ऐसा होगा नहीं नहीं एक दो दिन के लिए घूंघट रखा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, या दहेज के लिए मान लो कुछ पूछ लें कि गिफ्ट ही तो है, तो गिफ्ट के रूप में तो दहेज को लिया जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कुछ दिमाग में होगा, तो वो जब ऐसी केस स्टडीज दे के पूछेंगे, तो वो जो एस्पिरेंट्स के मन में जो होगा वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सैद्धांतिक जो अध्ययन है, थ्योरेटिकल जो चीजें हैं, उसकी तो कुछ सीमाएं होती है ना अपनी। थ्योरेटिकल तो कोई भी नहीं बोलेगा, जैसे अपने स्कूल में भी अपन पढ़ते थे ना, नैतिक शिक्षा होती थी, कुछ कुछ कई बार पेपर होता था उसका, तो ऑप्शन होते थे कि आप रास्ते में जा रहे हो, तो मान लीजिए आपको रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ मिलता है, तो ऑप्शन होते थे कि पहला ऑप्शन होता था मान लीजिए कि उस पत्थर को आप रास्ते से साइड में रख दोगे कि भाई कोई दूसरा नहीं, ठुकरा के नहीं गिर जाए। दूसरा ऑप्शन होता था मान लीजिए कि नहीं उसको और बीच में रख दोगे जिससे दूसरा भी गिरे। एक होता था कि आप उस पत्थर को घर ले जाओगे, एक होता था कि कुछ नहीं करोगे। तो इसमें सब लोग क्या जवाब देते थे? सब लोग यही जवाब देते थे कि भाई मैं पत्थर को साइड में रख दूंगा रास्ते से, क्योंकि थ्योरेटिकली तो सब यही जवाब देंगे। बट हम में से कितने लोग ऐसे थे जो सच में ऐसा करते थे? वो तो बहुत कम होंगे। मान लो 100 ने ऐसा जवाब दिया कि नैतिक मुद्दा क्या है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना 7वें वाले टॉपिक में, 6वें वाले में भी किया था, और अभी देखेंगे क्या है। आलिस मेहरानी अभी देखेंगे। गुड आफ्टरनून विराज। ठीक है, तो अब उसमें कितने लोग ऐसे, मान लो टिक तो सब ए पे लगा के आए होंगे मार्क्स लेने के लिए, पर कितने लोग सच में ऐसा करते होंगे कि पत्थर को साइड में रखते होंगे रास्ते से हटा के? बहुत कम लोग करते होंगे। तो दोस्तों यूपीएससी का भी यही है, मतलब आयोग द्वारा दोस्तों ये विचार विमर्श किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत ऐसी कौन सी पद्धति अपनाई जाए जिससे अभ्यर्थियों के प्रशासनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ग्लोबल वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी जो नैतिक निर्णय है, फैसले हैं, उनके ज्ञान का आकलन किया जा सके। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सैद्धांतिक अध्ययन है, थ्योरेटिकल जो अध्ययन है, उसकी तो कुछ सीमाएं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? और दोस्तों यूपीएससी क्या चाहता है कि जो नौकरशाही है ना, नौकरशाही केवल ऐसा नहीं हो जो केवल किताबी ज्ञान हो, किताबी ज्ञान में महारत हो, नहीं। नौकरशाही रोज जो वास्तव पढ़ने वाले विषय हैं, डेली लाइफ में जो घटना घटित हो रही है, उनसे भी उसको रूबरू होना चाहिए। और फिर कुछ ज्वलंत मुद्दे भी पूछे जाते हैं, जैसे उस दिन हम बता रहे थे, अभी जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो इशू चल रहा है, एक जो रेजिडेंट थी, एमडी कर रही थी, उनका रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब ऐसे इशू पे भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी केस बना के पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें ना केस स्टडी की, तो यूपीएससी क्यों चुनता है इसका, तो इससे ना नौकरशाही की जो क्षमता है, कौशल है, उसे जांच करने का एक व्यावहारिक माध्यम है एक एस्पिरेंट का। यानी कि जो अंतर्निहित जो क्षमता है, यानी कि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको जांचने परखने का जो एक थ्योरेटिकल तरीका है, उससे बेहतर तरीका है ये प्रैक्टिकल वाला, केस स्टडीज के माध्यम से पूछा जाए। यानी कि एक सामान्य प्रश्न के माध्यम से परीक्षार्थी में निहित संभावनाओं की तलाश नहीं की जा सकती। एक सामान्य अगर प्रश्न होगा, उसकी तलाश, उससे उसकी जो निहित जो है, अंदर क्या चल रहा है, वो नहीं बताया जा सकता। ऐसे जो है दोस्तों हमारा निबंध भी तो यही है। निबंध जो आजकल देखो ना फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे में बार बार ऐसी एक ही टॉपिक ऐसा दे दिया जाता है, उसी पर लिखो, उसी पर लिखो।
तो एक उससे चीजें जो अंदर है वो चीजें बाहर आती हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और कई एक जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, मान लो हमारा सेक्शन ए है, उसके माध्यम से उतना जज नहीं कर पाते हैं, इसलिए केस स्टडी के माध्यम को यूपीएससी ने चुना। क्योंकि केस स्टडी से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जो अंतर्निहित जो चीजें होंगी, एक एस्पिरेंट के अंदर क्या चल रहा होगा वो सामने आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आलिस मेहरानिया, आप ना हमारी आई थिंक आज पहली बार आप क्लास में जुड़े हो, हमारी पूरी सीरीज पड़ी हुई है एथिक्स की यूट्यूब पर, ठीक है। आज 28वीं क्लास है, अंतिम क्लास है एथिक्स की। आप सारी क्लासेस देखो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका जवाब है वहां पर, ठीक है मेहरानिया। और बाकी अभी आज भी डिस्कस होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, अब केस स्टडीज की भाई उत्तर की संरचना क्या हो, मतलब कैसा उत्तर हो, फॉर्मेट क्या हो उसका, कैसे लिखें उसको। तो दोस्तों देखो, कोई भी ना किसी का चाहे आंसर हो चाहे केस स्टडी हो, कोई भी मॉडल आंसर या कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई परफेक्ट ये ही है, ये ही लिखना है, इस जैसा ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कोई भी संरचना, कोई भी फॉर्मेट पूर्णतः सही नहीं है कि भाई ये बिल्कुल सही है, हम बोल दिए आपको ये एकदम रामबाण है, ऐसे करोगे वही हो जाएगा, नहीं। इससे संबंधित कोई उत्तर या उत्तर प्रारूप जो है कोई भी आइडियल मॉडल या आदर्श नहीं है कि भाई ये बिल्कुल सही है और ये जो है दूसरा ऐसा है, नहीं। इसको सब्जेक्टिव है, हाईली सब्जेक्टिव है, पेपर भी सब्जेक्टिव है दोस्तों, तो अपने अपने तरीके से कोई उसको कैसे भी लिख सकता है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी एक कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको बता सकते हैं कि अगर उनको फॉलो करोगे तो बेहतर सिचुएशन होगी। ये केस स्टडीज के उत्तर की बात है। कुछ अभ्यास है सर्वोत्तम जिनका पालन किया जा सकता है कि भाई कुछ पूर्व स्मृति आधारित कुछ सूची रखने से, मतलब मान लीजिए कुछ दोस्तों कुछ आपको कुछ कार्यवाहियां करनी है तो उनकी एक सूची रेडी कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि ये मैं जहाँ जहाँ मुझे यूज होगा वहाँ यूज कर लूँगा। जैसे अपन ऐसे में कोटेशन रेडी नहीं करते कि जहाँ रेलिवेंट लगेगा वहाँ मैं उसको यूज कर लूँगा, उस तरीके से कुछ टेम्पलेट्स रेडी की जा सकती हैं। और बाकी उसका जो लिखने का वो है वो हम डिस्कस करते हैं कि भाई अब ये है हमारा मेन, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया है भाई केस स्टडी क्या है, भाई क्या होती है वो देखा, एक एग्जांपल से देखा, रसिका वाला एग्जांपल। और यूपीएससी केस स्टडीज क्यों पूछता है ये भी हमने देखा, ठीक है। और फॉर्मेट जो है, संरचना जो है उत्तर की, वो भी हमने बताया कि भाई कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई केस स्टडीज को हल कैसे करें, ये हमारा मेन वो है आज का, कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, केस स्टडीज को कैसे उसका हम उसको, मान लो कुछ फ्रेशर बच्चे होंगे जो उन्होंने पहली बार केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ पहले से कर रहे होंगे, तो जो पहले से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज की क्लास के बाद कुछ एड ऑन होगा, चीज़ें कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होगा, आई होप। और जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनका तो वो अच्छे से केस स्टडीज अगर अभी तक नहीं लिख पा रहे होंगे तो आज की क्लास के बाद आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी केस स्टडीज लिखोगे। अब दोस्तों देखो, केस स्टडीज को हल करने की अगर हम बात करें तो कुछ ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनका आप खासकर ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी जैसे केस दिया होगा, कोई भी मामला दिया होगा, तो सबसे पहले तो हम उसके तथ्यों की पहचान करेंगे, उसमें क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं, अभी डिस्कस करेंगे इनको एक एक करके। उसमें देखेंगे भाई उस जो मामला है, जो प्रकरण है, जो केस दिया गया है, उसमें क्या फैक्ट्स है, क्या क्या चीजें, अंडरलाइन भी करेंगे कि यह मेरे काम का है। फिर दूसरे नंबर पर जो आपको करना है वो करना है विभिन्न हितधारकों एवं उनके हितों की पहचान। हितधारक मीन्स स्टेक होल्डर्स, विद एग्जाम्पल उससे देखेंगे। फिर निर्णयकर्ता के समक्ष क्या क्या नैतिक दुविधा है, ये आप देखोगे भाई ये नैतिक दुविधा है तीसरे नंबर पे। फिर आप देखोगे भाई कुछ उनके गुण और दोषों के आधार पर की जाने वाली संभावित कार्रवाई क्या हो, मतलब कुछ ऐसा देखोगे यार जो केस मिला है मुझे, जैसे अभी रचिका वाला केस था और भी हम आगे देखेंगे, तो आप सोचोगे कि यार मैं इसमें क्या क्या मेरे पास संभावित क्या क्या विकल्प है मेरे पास। फिर उन विकल्प का आप गुण और दोष आपको पता होना चाहिए, यार अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा तो ये इसका अच्छा होगा, इसमें ये इसमें बुरा होगा। फिर ये करने के बाद आप एक सर्वोत्तम कार्रवाई पे आओगे कि यार हाँ अब ये मैंने डिसाइड कर लिया, अगला ये करने वाला हूँ। और फिर उसके गुण दोषों की भी चर्चा करोगे, और लास्ट में हम एक निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष मतलब उसको निकाल लेंगे भाई क्या होगा, ठीक है। अब देखो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स में क्या क्या हम ध्यान रखेंगे, क्या क्या करेंगे। 6 पॉइंट्स हैं इनका। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, 6 पॉइंट्स जो है, ये कैसी भी कोई भी केस स्टडी आएगी ना, आपको सॉल्व करने में 6 पॉइंट्स, जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स हर केस स्टडी में यूज हो, बट ओवरऑल एक अगर होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाए तो ओवरऑल आप इनको इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से लगभग सारी केस स्टडीज को सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखते हैं, इनमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, और फिर हम इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे विद एग्जांपल हमारी केस स्टडीज पे आज ही, ठीक है। देखिए अब जो ये प्रकरण के तथ्यों की पहचान है, जो पहला प्रकरण मीन्स वही केस स्टडी, प्रकरण मीन्स जो आपको केस दिया गया है ना, जो मामला दिया गया है, जो अभी रशिका वाला देखा था इस तरीके का,
उसमें कुछ फैक्ट्स कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, तो उनकी क्लियर कट आपको पहचान होनी चाहिए। कोई भी पूर्वाग्रह, कोई भी अपना पिछला जो आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी पूर्वाग्रह हो, कोई रूढ़ी हो, वो दिमाग से निकाल देनी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे मान लीजिए कोई राजनेता से संबंधित कोई केस स्टडी आती है, कोई लीडर से, कोई नेता से रिलेटेड आती है, किसी नेता का उसमें उल्लेख किया गया है कि उस नेता ने ऐसा किया, ये किया, मान लीजिए कोई ऐसी केस स्टडी है, और आपके दिमाग में पूर्वाग्रह है ऑलरेडी कि यार राजनेता शब्द आप सुनते ही आपके दिमाग में आता है अरे यार ये तो करप्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि जैसे नेता की बात आई तो आई अरे ये तो करप्ट होंगे, और पूरी केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि उस राजनेता ने कोई अनुचित कार्य किया है या उसने कुछ ऐसा उल्लंघन किया है जिससे हम उसको ये कह सकें कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा पूर्वाग्रह है, ऐसा कुछ चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी एस्पिरेंट के, कि उसको लग रहा है राजनेता सब जैसे ही मिला तो अरे नहीं यार कुछ ठीक नहीं होगा, केस स्टडी में नहीं दिया हुआ है फिर भी उस चीज को लेकर वहां पर कुछ लिख दिया। तो यानी कि जो भी दिया हुआ है ना प्रकरण में, उसके फैक्ट्स की क्लियर कट आपको पहचान कर लेना, उसमें सब लिखा होगा, हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, ये होगा, सब उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है। प्रकरण के तथ्यों की जो पहचान हम करेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, अभी बताऊंगा। जैसे ये राजनेता वाला दिया हुआ है कि केस स्टडी में उसके द्वारा किए गए किसी अनुचित या गलत कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है, हम इसे सत्य नहीं मान सकते। मान लीजिए नहीं किया हुआ कुछ भी, वही मैं बता रहा था अभी, कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी हमारे दिमाग में वो चल रहा है, तो ये सब हमको नहीं करना है। क्लियर कट जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है, आपके दिमाग में रहने चाहिए, कुछ भी आपका पूर्वाग्रह, पिछला कुछ, किसी के बारे में कुछ भी नहीं आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा है विभिन्न हितधारकों एवं उनके हितों की पहचान। अब हितधारक क्या होते हैं? हितधारक दोस्तों अभी विद एग्जांपल के स्टडी में आ गया है सामने, आपको बताएंगे। हितधारक मीन्स दोस्तों उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे अभी रशिका वाला जो एग्जांपल देख रहे थे ना, तो उसमें रशिका को देखा, उसके हस्बैंड थे, एमएनसी थी और गवर्नमेंट का वो विभाग था जहां पर वो थी, तो जो 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 उसमें इन्वॉल्व है वो सब उसके हितधारक होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, और उनके हित क्या है उनकी हम पहचान करेंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है हितधारक वाले में, कई बार क्या होगा कि जैसे रशिका और उसका हस्बैंड था विक्रम, ये सब है, जैसे अभी अगले और भी एग्जांपल से हम देखेंगे, तो कई बार क्या होगा नाम मेंशन होगा कि आप, या जैसे आपको पूछ लिया कि आप कहीं डीएम लगे हुए हैं तो आप हितधारक हो गए, कहीं आपको बोला कि आप एसपी लगे हुए हैं, कोई महिला आपके पास आती है तो आप भी हितधारक हो गए, वो महिला भी हितधारक हो गई। फिर कई बार क्या होगा दोस्तों, कुछ दिया हुआ होगा और उसमें क्लियर कट सरकार के बारे में कुछ बातें नहीं कही गई होंगी, ठीक है, बट हो सकता है किसी एक्ट का उल्लेख कर दिया गया हो उसमें कि इस अधिनियम को इस एक्ट को लागू करना है, तो फिर सरकार इन्वॉल्व हो गई, यानी हिडन कुछ स्टेक होल्डर भी होंगे छिपे हुए। जैसे इसमें अब जैसे कोई एक्ट की बात कर दी तो हम सरकार भी उसमें हमारी हितधारक हो गई। फिर कोई केस स्टडी ऐसी हो सकती है जो समाज से जुड़ी हो, डायरेक्टली समाज शब्द केस स्टडी में कहीं मेंशन ना हो, बट समाज भी फिर उसका हितधारक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। कहीं मान लीजिए किसी कार्यालय की बात की गई है और क्लियर कट नहीं बताया गया है कि कार्यालय में उसके कार्यालय के संदर्भ में कुछ बात की गई है, तो अब कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो ऑटोमेटिकली उसके हितधारक हो जाएंगे। यानी कुछ स्टेक होल्डर, कुछ हितधारक तो डायरेक्टली मेंशन होंगे केस स्टडी में, कुछ ऐसे हैं जो आपको देखना पड़ेगा किससे संबंधित है, ठीक है। और उसमें जो हितधारक है वो कई बार लिविंग भी होंगे, कई बार नॉन लिविंग भी होंगे। जैसे कोई पर्यावरण को हम कई बार हितधारक मानेंगे, अभी आगे हम विद एग्जाम्पल देखेंगे इसको, ठीक है। फिर किसी संगठन को हम हितधारक, मतलब किसी विभाग की बात चल रही है तो उसको भी स्टेक होल्डर में लेके चलेंगे, ये संगठन हितधारक है उसमें, ठीक है। ये हमको इसमें ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अभ्यास विभिन्न लोगों, संस्थानों को पहचानने में सहायता करता है जो किसी भी कार्रवाई की दशा में प्रभावित, मतलब जो भी उस केस से जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, जो उसमें इन्वॉल्व है, वो व्यक्ति उसका स्टेक होल्डर होगा। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, विभिन्न हितधारक और उनके हितों की पहचान। विद एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप खुद पहचानोगे, ठीक है। अब फिर है कि भाई निर्णयकर्ता के समक्ष नैतिक दुविधाएं। अब क्या करना है भाई, जो निर्णय करता है उसमें दिया गया होगा कि आप अपने आप को डीएम मानो, तो आप हो गए, तो आप निर्णय करता होगा केस स्टडी में। अब वो जो निर्णय करता है उसके समक्ष क्या क्या नैतिक दुविधाएं आ रही है, ये केस स्टडी का बहुत ही अहम पहलू है, बहुत मुख्य पहलू है। इसमें हेल्प करेगा हमारा सिलेबस, इसलिए हमने आपको बोला था सिलेबस आपको टू द पॉइंट एकदम याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको ये हेल्प करते हैं नैतिक दुविधा वाले पॉइंट्स को जोड़ने में, कलेक्ट करने में। अब नैतिक दुविधा क्या होती है पहले भी बता चुका था,
मतलब दोस्तों नैतिक दुविधा आपके समक्ष दो विकल्प होंगे, ठीक है, दो ऑप्शन होंगे। अब वो या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या तो दोनों सही या दोनों गलत, और आपको एक चूज करना होगा यार इधर जाऊं या इधर जाऊं। अब एक सही या एक गलत होता तो आप ऑब्वियस सी बात है सही की तरफ चले जाते, बट यहाँ हो सकता है दोनों सही हो, आप इधर जाओ वो भी सही है, इधर जाओ वो भी सही है, और ये हो सकता है दोनों गलत हो, आप इसको चूज कर रहे हो, ये भी गलत रास्ता है ये भी गलत रास्ता है, बट आपको एक गलत रास्ता चुनना है क्योंकि जो कंडीशन है सिचुएशन है वो ऐसी आ गई है। गेटिंग माई पॉइंट? पानी पी लेता हूँ दोस्तों, हम वीक में क्लास नहीं ले पाए थे एक भी, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये नैतिक दुविधा होती है। तो हमको जितनी भी नैतिक दुविधा उसके स्टडीज में दी गई है, जैसे अभी रसिका वाला और उसमें देखा, उसमें क्या नैतिक दुविधा आ रही थी उसके समक्ष, उसका आ रहा था कि जो उसके प्रोफेशनल दायित्व जो थे और व्यक्तिगत जो दायित्व दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो जितने भी उसमें मुद्दे आएंगे वो हमको एक सूचीबद्ध कर लेने, भाई ये मुद्दे इसमें आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सैनिक का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक सोल्जर है, एक सैनिक है, छुट्टी पे आया हुआ है घर पे, ठीक है, छुट्टी आए हुए घर पे, छुट्टी लेके आए हुए हैं और इनके फादर आईसीयू में एडमिट हैं, ठीक है, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है, इकलौते बेटे हैं और फैमिली में मदर है, ठीक है। अब ये आए हुए हैं घर पे, फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है, इसी वजह से छुट्टी लेके आए थे। अब घर पर आने के बाद एक दो दिन रुके हैं और सडनली 2 दिन बाद 3 दिन बाद फोन आता है वहां से उनके ड्यूटी से कि हमला हो गया है, अटैक हो गया है, वॉर छिड़ गया है किसी भी देश के साथ और आपको आना है इमीडिएटली। अब इस सैनिक जो है इनके मध्य अब एक नैतिक दुविधा है। क्या नैतिक दुविधा है? कि भाई पिता के जीवन को बचाने के लिए अपने कर्तव्य के पद का त्याग कर दे, यानी कि वहां से जो फोन आ रहा है कि वॉर छिड़ चुका है, आपकी जरूरत है, जाए या नहीं जाए, दोनों ही सिचुएशन उसके सामने सही है, जाए या नहीं जाए। जाए तो भी एक तरीके से गलत हो गया, भाई फादर उसके आईसीयू में, इकलौता बेटा है, तो इधर वाला जो काम है वो छूट गया। नहीं जाए तो वहां से कॉल आ रहा है, उसका जो ड्यूटी है, अपने जो कर्तव्य है, उसके प्रति जो दायित्व है उसको कैसे निभाए। इस तरीके की नैतिक दुविधा जो इस तरीके की नैतिक दुविधा रहेगी, यानी दोनों चीज रहेंगी, ये करूं या ये करूं, कोई एक चुनना पड़ेगा और जो कोई एक चुनोगे किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो जितनी भी केस स्टडीज में, जो केस स्टडी आपको दी हुई होगी उसमें हमको जितनी भी दुविधा है, आपकी नैतिक दुविधा जितनी भी छिपी हुई है, सबको पता लगाना है। सबको पढ़ोगे तो अपने आप जब सातों जो हमारा जो सेक्शन 1 के जो सातों पॉइंट्स थे ना सिलेबस में, उन सातों टॉपिक्स को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो जितनी भी नैतिक दुविधाएं हैं उसमें छिपी हुई है उनको आप ढूंढ लोगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है नैतिक दुविधा वाला। अब फिर क्या करना है, उनके गुणों एवं दोषों के आधार पर अब क्या किया, नैतिक दुविधाएं सारी सूचीबद्ध कर ली। एक बार जब हम दुविधाओं को सूचीबद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी सारी दुविधाएं हो गई सूचीबद्ध के 4 या 5 दुविधाएं इसमें छुपी हुई है, उन दुविधाओं के बाद अब क्या होगा, सीधा अब आप यार अब मेरे पास क्या क्या उपलब्ध विकल्प क्या है। ये दुविधा है, ये दुविधा 1 2 3 3 4 दुविधाएं लिख ली जो उसमें केस स्टडीज में थी। अब आप देखिए कि अब मेरे पास क्या क्या विकल्प है इसमें, विद एग्जांपल तो अभी देखेंगे। अगला स्टेप आएगा विकल्प क्या है मेरे पास। मान लीजिए सैनिक जो है इनका विकल्प है कि भाई इन्होंने चुन लिया कि मुझे पिताजी को छोड़ के माताजी को समझा के कि मुझे जाना पड़ेगा और आप तो इनका ध्यान रखिए, जैसे कुछ इंतजाम करके किसी रिश्तेदार को बोल के वो जा रहे हैं मान लीजिए, तो ये एक विकल्प ये हो गया कि वो जा रहे हैं। दूसरा विकल्प वो चुन सकते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब जितने भी संभावित विकल्प है, केस स्टडी जो भी केस स्टडी आपको दी गई होगी उसके संभावित विकल्पों को मेंशन करने कि ये विकल्प मेरे सामने दिए हुए हैं, ये विकल्प, या कई बार होगा यूपीएससी खुद विकल्प लिख के देगी, ये विकल्प दिए हुए हैं, उनके गुण दोष आपको बताने, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है उनका कि ये ऑप्शन में इसलिए चूज नहीं करूंगा, ये ऑप्शन में इसलिए चूज करूंगा। ठीक है, ये करना है। फिर अब गुण और दोषों को लिखते हुए दोस्तों जब हम मतलब अभ्यर्थियों को ये सलाह देते हैं, ये सलाह दी जाती है कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं ना वो मूल्यों पर या मतलब कुछ बेस्ड होना चाहिए, कुछ जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मूल्यों पर कुछ आधारित होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो सैनिक वाला मामला था अभी वाला, मान लीजिए वो जो सैनिक है वो डिसीजन क्या लेते हैं कि कर्तव्य के निर्वहन संबंधी विकल्प का चयन करते हैं वो, कि यानी कि अपने फादर को वो हॉस्पिटल छोड़ के अपने वॉर पर जाने की सोचते हैं कि अपना डिसीजन लेते हैं मुझे वहां जाना है।
ठीक है। अब ये जो उनका डिसीजन है, इसके क्या गुण क्या है, मतलब इसका क्या वो है, पक्ष क्या है? भाई शत्रु के विफल होने, यानी कि आप वहां जाओगे तो कुछ हेल्प होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, युद्ध छिड़ा हुआ है। राष्ट्र की रक्षा, देशभक्ति को सर्वोच्च सद्गुण, भाई देशभक्ति को आपने सर्वोच्च उस पर रखा, अपने फादर को भी आप छोड़ के जा रहे हो, के रूप में प्रदर्शित करने एवं कर्तव्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू योर ड्यूटीज, अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति आप इतने कमिटेड हैं कि आप अपनी जो व्यक्तिगत जो चीजें हैं, व्यक्तिगत जो हानि हो रही है, व्यक्तिगत हानि को भी सहन करते हुए आप सार्वजनिक हित को वरीयता दे रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लीजिए वो चूज करते कि सैनिक, अब इसका वो क्या है, दोष क्या है, अगर उन्होंने ये चूज किया है वहां जाने वाला, तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई पिता के जीवन की क्षति की संभावना हो सकती है, हो सकता है भाई कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जो उनके पिता ना रहे, और उनके मन में फिर आजीवन ये रहेगा कि काश हो सकता है मैं वहां होता तो शायद चीजें ठीक होती, हो सकता है ना वो इसी आंतरिक अप्रिय जो बोध है इसी में सदैव पूरे जीवन भर जीते रहे, आजीवन पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व था उसको नहीं निभा पाया मैं, ऐसा कुछ सोचते रहे। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर एक ऑप्शन बहुत हमारे पास कॉपीज आती हैं, हम चेक करते हैं मेंस की जो टेस्ट सीरीज वगैरह की कॉपीज होती हैं, तो उसमें बहुत से एस्पिरेंट्स लिखते हैं कि पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये एक विकल्प लेके चलते हैं। तो ये एक विकल्प हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भाई मैं ऐसी कोई सिचुएशन आई, कोई नैतिक दुविधा आई तो मैं उस पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो ये, बट दोस्तों ये कोई नैतिक निर्णय थोड़ा ना है, ये तो जो परिस्थिति है उसका समाधान नहीं है, ये तो उस परिस्थिति से आप पलायन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फिर कई बार जब क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग, तो बच्चे कई बार तो ऐसे बोल देते हैं कि हम केस स्टडी में लिखा होता है कि आप मान लीजिए आप डीएम लगे हुए हो, मान लीजिए आप वकील हैं, तो वो तो यहाँ तक बोल देते नहीं नहीं हम कोई डीएम भी नहीं, वकील नहीं, ऐसा नहीं सोचना है और न ऐसा कुछ मानना है। जो दिया हुआ है केस स्टडीज में यूपीएससी ने जो दिया हुआ है वो एज इट इज सही मानना है, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं करना है। और जो ये इस्तीफा देना है ये सब लिखे जा सकते हैं, बट ये नहीं लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये कोई नैतिक निर्णय नहीं है, मूल्यों पर आधारित ये निर्णय नहीं है, इसलिए हमने बताया ना इससे पिछली वाली स्लाइड में कि अभ्यर्थियों को हम ये सलाह देते हैं जो भी आप मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जो भी ले रहे हो, जो विकल्प चुन रहे हो, मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया कि गुण दोषों के आधार पर जो संभावित कार्रवाई है और आपके पास जो विकल्प है, चौथा हमारा पॉइंट। अब पांचवा क्या आएगा भाई? हमको विकल्प मिल गए, अब हमको कई विकल्प मिल गए कि मैं ये कर सकता हूँ पहला, मैं दूसरा ये कर सकता हूँ, तीसरा ये कर सकता हूँ, चौथा ये कर सकता हूँ, कई विकल्प आ गए, और हर विकल्प का हमारे पास गुण और दोष आ गए कि ये इसमें अच्छा है, ये इसमें बुरा है। जैसे सैनिक वाले में हमने देखा, अगर वो वहां जा रहे हैं तो उसके कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट दिख रहा है, अगर वो वहां जा रहे हैं तो उसका दोष क्या है? भाई फादर की डेथ हो सकती है, उसको जीवन भर इसी चीज में सोचते हुए हो सकता है कि भाई मेरी वजह से वो मैं शायद वहां होता तो चीजें ठीक होती, वो गुण दोष देगा। अब जब 3 4 5 विकल्प आ जाएंगे तो अब उनमें से सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम कार्रवाई क्या होगी, यानी कि उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा उसको लिखना है फिर कि ये मेरा बेस्ट विकल्प होगा। अब हो सकता है इन 4 में से वो हो सकता है कुछ अलग हो। इन 4 में से अगर हो तो सिर्फ वहीं नहीं छोड़ देना है, उसको आगे प्रसार भी देना है, उसको आगे भी बताना है कि इस तरीके से मैं इसको डील करूंगा। एक बार जब हम दी गई अथवा सूत्रबद्ध की जाने वाली कार्रवाई के गुणों और दोषों की पहचान कर लेते हैं तो हम ये दिशा प्रदान करते हैं किस योजना, हाँ ऑब्वियसली वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जब हमारे पास कई विकल्प आ जाते हैं तो फिर हम एक उनमें से एक बेस्ट विकल्प, यानी कि मैं ये करूंगा, यानी वो कई सारे ऑप्शन के बाद फिर एक सर्वोत्तम जो कार्रवाई है वो हमारे पास आ जाती है कि अब मुझे इसमें ये करना है। यहाँ महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि इनमें से कोई एक दोहरा दो, नहीं, सिर्फ दोहराना है लिखना नहीं है उसको, उससे आगे भी लिखना है। आगे क्या लिखना है कि मान लीजिए एक बार हमारे द्वारा किसी योजना का चयन कर लिया जाता है जिसे हम सही मानते तो ये आवश्यक है कि हम इसके दोषों का समाधान करें। हाँ मतलब मान लीजिए आपने इनमें से किसी का लिखा है कि ये 4 विकल्प थे, अलग और भी सर्वोत्तम कार्रवाई अलग, इन 4 विकल्प से अलग भी विकल्प हो सकता है कुछ, बट इनमें से अगर कोई विकल्प होता है तो उसको वहीं लिख के नहीं छोड़ देना है, आगे बताना है कि भाई इसमें फिर कुछ दोष होंगे। तो एक नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट जो है, जो एक ऑफिसर जो है, उसका जो काम है ना, जो भी दोष हैं, जो भी समस्याएं, उनके निवारण के उपाय भी आपको उसमें देके लिख के आने हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब दोस्तों ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। फिर सर्वोत्तम वही आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय हेतु अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, सरकार के साथ लोगों के प्रति उत्तरदायी, ये सारे पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको आप पीडीएफ से पढ़ लेना। कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला होता है दोस्तों इसमें ये छठवां जो हमारा निष्कर्ष। अब आपको क्या करना है, निहित मूल्यों को प्रदर्शित करने के साथ उत्तर को समाप्त करना उचित है।
ठीक है। अभ्यर्थी निर्धारित मूल्यों के बारे में कुछ पंक्तियां जोड़ सकते हैं जिन्हें सही ठहराया गया है, जैसे कि संवैधानिक और सिविल सेवा मूल्य, जिसमें समानुभूति, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, बंधुता, कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व, अन्य संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता एवं रुचि आदि शामिल है। यानी कि निष्कर्ष में हम बताएंगे विद एग्जाम्पल कैसे आप उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों हम इनको जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, इन 6 की 6 पॉइंट्स को हम एक एक करके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं, विद एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एक को तो इन 6 पॉइंट्स के साथ समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल और है, उसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से आपको उसको ओवरऑल देखना है कि स्टडी को। अब एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक केस स्टडी दी हुई है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप बताना। फिर जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे ना, इन 6 पॉइंट्स को हम इस पर अप्लाई करेंगे और उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसमें क्या स्टेक होल्डर है, कौन सा हितधारक है, कौन से प्रकरण के तथ्यों की पहचान क्या है, एक एक पॉइंट को इसमें देखेंगे, क्या उपलब्ध विकल्प है। फिर एक एग्जाम्पल एक ऐसा और ले लेंगे जो इसको और आपको क्लियर करेगा। अब देखो क्या है केस स्टडी। उदाहरण के लिए उस स्थिति को मान लीजिए जिसमें लोक निर्माण विभाग, अंडरलाइन कर लीजिए, लोक निर्माण विभाग, ठीक है, लोक निर्माण विभाग में एक नवनियुक्त इंजीनियर, अर्थात आप एक इंजीनियर हैं, और शब्द का ध्यान रखना, नवनियुक्त मतलब अभी नियुक्ति हुई है आपकी, पीडब्ल्यूडी विभाग में एक नवनियुक्त इंजीनियर यानी आप, केस स्टडी बोल रही है कि आप एक नवनियुक्त इंजीनियर के रूप में आपको खुद को मानिए। नवनियुक्त इंजीनियर के द्वारा प्रबंधकीय स्तर पर भ्रष्टाचार को नोटिस किया जाता है। मैनेजमेंट लेवल पर यह देखता है कि ये कुछ जो इंजीनियर है, आप जहां पर नियुक्त हुए हो, आप वहां जिस पीडब्ल्यूडी विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है, नवनियुक्त हुए हो, तो आप वहां जाकर देखते हो कि भ्रष्टाचार है। ठीक है। अब किस तरीके का भ्रष्टाचार है? उसके द्वारा प्रमाणित सामग्री की तुलना में कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग। पहला भ्रष्टाचार क्या है कि जो क्वालिटी है सामग्री की, जो उस विभाग में जो यूज हो रही है सामग्री, जो उसकी क्वालिटी है वो कम गुणवत्ता वाली है। ठीक है। साथ साथ अनैतिक तरीके से दिया गया अनुबंध भी नोटिस किया जाता है। दूसरा करप्शन क्या देख रहे हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं वो इलीगल दिए जा रहे हैं, अनैतिक अनुबंध दिए जा रहे हैं। उसे पता चलता है कि शीर्ष प्रबंधन इससे अवगत है। अब जो आप इंजीनियर है उसको पता लगता है कि जो उसके हायर अथॉरिटीज है उनको इसके बारे में पता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। शीर्ष प्रबंधन को पता है कि करप्शन चल रहा है, अवगत है, और साथ ही भ्रष्ट आचरण के पक्ष में भी है। अब जो शीर्ष प्रबंधन है उसको ये पता है कि ये विभाग में ये चल रहा है और वो इसके पक्ष में भी है, लेकिन फिर भी कदाचार से संबंधित अधिकारियों को उसकी बार बार प्रस्तुति दलीलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जो इंजीनियर है वो बार बार उनको बोल रहा है अपने हायर अथॉरिटीज को कि विभाग में ये चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, बट वो उसको सुन ही नहीं रहे, कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने और चुप रहने की सलाह दी जाती है। इंजीनियर को बोला गया है, हायर अथॉरिटी ने, उनके जो सीनियर है उन्होंने बोला है चुप रहिए, हमको सब पता है, आप चुप रहिए। ये केस स्टडी दी है। अब इसमें हम इसके में क्या करेंगे? अब तो उसे क्या करना चाहिए, ये हमारे सामने केस स्टडी है, मान लीजिए। ठीक है। अब जो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे अभी कि प्रकरण के तथ्यों की पहचान, विभिन्न हितधारकों और उनके हितों की पहचान, निर्णयकर्ता के समक्ष नैतिक दुविधाएं, उनके गुणों और दोषों के आधार पर की जाने वाली संभावित कार्रवाई, उपलब्ध विकल्प क्या होंगे, सर्वोत्तम कार्रवाई क्या होगी, निष्कर्ष क्या होगा। इन 6 पॉइंट्स को इसमें हम छांटते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप खुद छांटना। फिर हम एक ऐसी केस स्टडी देखेंगे जो आगे उसमें ओवरऑल सबको हम अप्लाई करेंगे। देखो, अब इस केस स्टडी को पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें हम प्रकरण के तथ्यों की पहचान करते हैं। देखिए, अंडरलाइन भी किया था हमने उस पर। पहला क्या कह रहा है कि अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करने और कम गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। पहला फैक्ट ये है, अंडरलाइन कर लिया कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। 2 तरीकों पर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल दिए जा रहे हैं और जो क्वालिटी यूज हो रही है वो बेकार क्वालिटी की, कम गुणवत्ता वाली सामग्री उपयोग की जा रही है। और जो हमने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो शीर्ष प्रबंधन भी इसमें सम्मिलित है। ये हमने कर लिया क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसका ठीक से बताया था ना, राजनेता वाला एग्जाम्पल जो दिया था वैसे ही सब क्लियर कट होना चाहिए। और क्या कह रहा है, जो इंजीनियर है उसकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही है,
बोला था ना उसमें चुप रहने को बोला गया है, और वो हायर अथॉरिटी जो है उसकी सुन भी नहीं रहा है, और उसे इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा गया है। ये 3-4 चीजें जो है, ये फैक्ट्स आपको इस केस स्टडी में सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि हाँ यार, ये 3-4 चीजें हैं जो किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, और शीर्ष प्रबंधन हायर अथॉरिटी जो हायर मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है, और इंजीनियर जो शिकायतें सुना रहे, जो इंजीनियर जो कंप्लेन कर रहा है बार बार, जो आप यानी नवनियुक्त इंजीनियर जो आप हुआ है, आप जो शिकायत कर रहे हैं, आपको कोई सुन नहीं रहा है, और उस मुद्दे पर आपको चुप रहने के लिए कहा गया है। ये 3-4 चीजें केस से संबंधित फैक्ट हो गए। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगला, प्रमुख हितधारक और उनके हित। अब इसमें प्रमुख हितधारक कौन कौन है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? भाई स्वयं इंजीनियर, पहला हितधारक तो स्वयं इंजीनियर है। फिर वरिष्ठ प्रबंधन, हायर अथॉरिटी, फिर वो विभाग, तो पूरा विभाग आ गया, विभाग में तो विभाग के कर्मचारी भी आ गए, संगठन आ गया पूरा। ये 3 मेन इसमें हितधारक है। अब इनके हित क्या क्या है, क्या क्या इसमें वो है, वो देखो। अब आप स्वयं जो है इंजीनियर जो है, उसके क्या हित है? तो दोस्तों, अपने करियर में प्रगति के अवसरों के साथ एक ईमानदार और स्वस्थ परिवेश में कार्य करना, तथा परियोजना में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। इंजीनियर का तो यही काम है ना, जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दूसरा और हित क्या है उसका? नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी उसके व्यक्तिगत हित भी है कुछ। भाई ऐसा भी ना होना चाहिए कि भाई कि उसकी नौकरी पर आँच आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट, ये उसके हित है। अब ये सब ना दोस्तों, बार बार आप बहुत सारी केस स्टडीज, मल्टीपल केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें आएंगी ऑटोमेटिकली, और सिलेबस आपको याद होगा, तो ये सब चीजें, और न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते होंगे। और इसीलिए तो बोलते हैं ना, एथिक्स की केस स्टडीज हल करने से पहले GS 1, 2, 3 अगर ठीक से पढ़ा होगा तो और भी हेल्प होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर वरिष्ठ प्रबंधन जो है, हायर मैनेजमेंट जो है, उसके क्या हित है? भाई जो लोग कदाचार से अवगत है, वे अनुचित कार्यों को छिपा कर रखना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो इसमें इन्वॉल्व है वो तो चाहेंगे छुपा रहे सब कुछ, ठीक है। बट जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो क्या चाहेंगे? वे विभाग की सत्यनिष्ठा को संरक्षित करना चाहेंगे, वे विभाग हमारा ठीक रहना चाहिए। जैसा कि केस स्टडी के शब्दों में यह परिलक्षित होता है कि वरिष्ठ प्रबंधन में कुछ लोग विद्यमान हैं जो भ्रष्ट व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। केस स्टडी में था ना कि हायर मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है और उनको पता है, इसीलिए तो आपको यानी कि इंजीनियर को ये बोला गया था कि आप चुप रहिए। फिर विभाग की क्या हित है? विभाग के क्या हित है उसमें? दोस्तों, जो डिपार्टमेंट है उसका हित है कि भाई जो संस्था है, जो विभाग है, वो ईमानदारी और सत्यनिष्ठ लोगों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। विभाग में अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे कर्मचारी होने चाहिए, जो दक्षता के साथ तो कार्य करें, दक्षता के साथ साथ उनमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ये भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, समय पर परियोजनाओं के पूर्ण होने और उनके निर्माण में उचित मानकों के पालन करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। ये 3 इसमें हितधारक हो गए, और उनके हित देख लिए हमने, क्या क्या हितधारकों के हित है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? भाई जो विभाग है, PWD इंजीनियर द्वारा सामने, हाँ, नैतिक दुविधा। अब PWD जो इंजीनियर है, यानी आप जो है, अब आपके सामने क्या क्या नैतिक दुविधाएं, क्या क्या, जो हमने बोला था ना कि सैनिक के सामने क्या नैतिक दुविधा थी, रसिका के सामने क्या नैतिक दुविधा थी, अब इसमें इसके सामने क्या नैतिक दुविधा है, सैनिक इसके सामने, इंजीनियर के सामने। देखो, पहले तो क्या है दोस्तों कि भाई क्या उसे सार्वजनिक हितों की अवहेलना करनी चाहिए, अथवा उसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत प्रतिरोध के माध्यम से भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक हित है, यानी कि भाई जो उसमें वो सामग्री जो यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को उस पर दे रहे हैं, उसको भाई चलने दो, उसकी अवहेलना कर दे, वो ठीक है जो चल रहा है यार चलने दो, या फिर वो व्यक्तिगत लेवल पर व्यक्तिगत प्रतिरोध करे, खुद प्रतिरोध करे और उस भ्रष्टाचरण को समाप्त करने का प्रयास करे, उसको ये करना चाहिए। एक तो ये है, जब उसे ज्ञात होता है कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या उसे भ्रष्टाचरण को उजागर करना चाहिए अथवा मौन रहना चाहिए? ये दुविधा है उसके सामने, या चुप रहूं या फिर बताऊं किसी को या नहीं करूं। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 2-3-4 उसके समक्ष दुविधा है। क्या है? ए में हम दिखाएं तो कि भाई जो उसकी व्यावसायिक मूल्य है उनको बनाए रखे वो, यानी जो प्रोफेशन में जो चल रहा है उन मूल्यों को बनाए रखे, अथवा अपने करियर हेतु व्यक्तिगत हितों के साथ साथ समझौता करें। यानी कि प्रोफेशन में उसके में चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है, सब इन्वॉल्व है, बट व्यक्तिगत लेवल पर उसको ये ठीक नहीं लग रहा, तो क्या करे? अपने करियर के लिए व्यक्तिगत हितों के साथ समझौता करे या फिर उसी को चलने दे। वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना अथवा अपने निजी मूल्यों का पालन करना, एक ये हो गया कि भाई जो उसके सीनियर हैं वो निर्देश क्या दे रहे हैं उसको, चुप रहे, किसी को कुछ नहीं कहना,
जो चल रहा है चलने दो, या फिर जो उसके निजी मूल्य क्या कह रहे हैं कि यार नहीं यार ये करप्शन चल रहा है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इलीगल चल रहा है, तो इनके अपने निजी मूल्यों का पालन करूंगा मैं। तो अब वो निजी मूल्यों का पालन करे या फिर अपने जो सीनियर है उनके निर्देशों का पालन करे, ये एक दुविधा है उसकी। ठीक है। तीसरा, यदि वह भ्रष्टाचार को छुपाता है तो वह लोक पद के साथ विश्वासघात होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भ्रष्टाचार को छिपा लेता है इसको, तो उसके पद के साथ विश्वासघात है उसका ये। इसके अतिरिक्त यह संज्ञानात्मक विसंगति उत्पन्न कर सकता है। कैसे? जहां वह इसमें भागीदार होने के कारण निरंतर अपराध बोध से ग्रस्त हो सकता है। मान लीजिए वो उसको चलने देता है तो उसको बाद में ये हो सकता है कि यार ये सब चल रहा है, मतलब उसके अंदर खुद को ठीक नहीं लगेगा, अपराध बोध रहेगा कि यार क्या ही कर सकता हूं मैं, इस तरीके की मतलब भावना उसके अंतर्गत आएंगी। ये सारी कुछ दुविधाएं जो है उसके सामने, इंजीनियर के सामने रहेंगी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट। अब दुविधाएं होगी, हमने ये बताया था ना सबसे पहले, दुविधाएं मेंशन हो जाए 3 4 5, भाई ये दुविधाएं उसके सामने हो सकती है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फिर हम देखेंगे भाई उसके समक्ष विकल्प क्या है, भाई क्या क्या ऑप्शन है, और उन विकल्पों के गुण और दोष देख लेंगे। अब इसमें इंजीनियर के सामने क्या क्या विकल्प है, 3 4 विकल्प है दोस्तों। एक तो ये कि भाई भ्रष्टाचार में भागीदार बन जाए, जैसा चल रहा है चलने दो, खुद भी उसको एंजॉय करे, जो सबको मिल रहा है उसको भी मिलेगा। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई जो भ्रष्टाचार चल रहा हो रहा है उसको किसी को इन्फॉर्म करे, भाई बताए, किसी जो निरोधक एजेंसी है, भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है, इन सबको इन्फॉर्म करे। या फिर क्या कर सकता है, ये दोनों भी ना करके वो मीडिया को बताए। ये 3 4 विकल्प हो सकते हैं। अब जो ये विकल्प है, इन विकल्पों के हम एक एक करके गुण दोष देख लेते हैं। अब मान लो पहला विकल्प चूज करता है कि भ्रष्टाचार में भागीदार बन जाता है, तो उसके पास इसका गुण क्या है, भाई इससे क्या फायदा होगा उसको। ऑब्वियस सी बात है, इससे आर्थिक लाभ होगा, उसको पैसे आएंगे, भाई वो भी भ्रष्टाचार कर रहा है। साथ ही दूसरा उसको क्या होगा, जो उसके वरिष्ठ जो प्रबंधन है, जो हायर अथॉरिटीज है, वो इसमें इन्वॉल्व है, वो तो चाहते हैं चुप रहे, तो इसका संबंध जो है, जो इसके सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे होंगे, प्रगाढ़ संबंध होंगे। इससे क्या होगा, इसको जो व्यावसायिक जो इसकी करियर में जो प्रगति है वो अच्छी होगी। भाई सीनियर से आपके अच्छे संबंध है, आप तो प्रमोशन होंगे, पैसा भी आएगा, ये इसका गुण है अगर इसमें शामिल हो जाता है भ्रष्टाचार में। अब इसका दोष क्या है, दोस्तों अवैध और स्पष्ट रूप से अनुचित होने के अतिरिक्त इसमें सदैव लाभ हो, यह भी आवश्यक नहीं है। दोष क्या है, मतलब भाई जरूरी थोड़ा है जो आर्थिक लाभ आपको हो रहा है वो हमेशा होता रहे, ये इसका दोष हो जाएगा। क्यों जरूरी नहीं है दोस्तों, वर्तमान में बढ़ती जवाबदेही के युग में भ्रष्ट आचरण सरलता से पकड़ में आ जाते हैं। भाई आ जाओगे किसी दिन रडार में, पकड़े जाओगे। स्वयं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। और फिर दोस्तों जब ऐसा होता है ना, सब पकड़ में आते हैं, तो सब लोग, सबके साथ दिक्कत आती है, तो सब लोग फिर एक एक, वो आपको जो सीनियर है वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत आएगी तो वो सबसे पहले बचेंगे। यानी कि व्यक्ति खुद को सेव करने की कोशिश करता है, जब सब डूबते हैं तो व्यक्ति खुद को बचाने की प्रयास करता है। तो जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो इसका एक दोष क्या हो जाएगा, भाई अगर पकड़े जाने की स्थिति होगी तो प्रत्येक व्यक्ति पहले स्वयं को बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है। और फिर अगर ज्यादा ही दिक्कत आई तो पदच्युत, यानी कि आपको पद से हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के जो भागीदार बन रहे हो तो फायदा भी है, फिर तो उससे नुकसान बहुत ज्यादा है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, रेशो थोड़ा सा ऐसे जो पॉइंट होंगे ना, भ्रष्टाचार में भागीदार बन जाना एक विकल्प है, उसको गुण दोष बताने, तो ऐसे उनको गुण थोड़े कम बताने हैं और दोष थोड़े ज्यादा बता दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, भाई दूसरा विकल्प हो सकता है कि विभागीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को सूचित करना। अभी हमने बताया था भाई, एक तो हो गया भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाओ, उसके गुण और दोष देख लिए। अब या फिर उन निकाय को सूचित करें कि भाई बताए कि ऐसा चल रहा है मेरे विभाग में, तो उसके गुण क्या होंगे अगर ऐसा करेगा। तो विभागीय प्रणालियों के माध्यम से भ्रष्टाचार की घटना से निपटना पहला कदम होना चाहिए। ठीक है। यह सभी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के रूप में कार्य करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ये, अगर उसको सूचित आप करोगे तो एक विकल्प ऐसे ही है, तो इसका ये गुण है। इसका दोष क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम व्यक्ति पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है। हाँ इसमें आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए ना, सबूत होने चाहिए, तभी तो आप इन्फॉर्म करोगे। सबूत नहीं हो तो आप खुद फंस जाओगे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आरोप लगाना ना केवल अनैतिक बल्कि अवैध भी है। हाँ ये दृष्टिकोण हानिकारक हो सकता है। दूसरा बात यह भी है कि निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती कि यह निकाय स्वयं, हाँ ये भी बात है कि जब आप इसको इन्फॉर्म कर रहे हो, जिस बॉडी को, आपकी विभागीय जो भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, हो सकता है वो खुद भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये तो अंदर दिया हुआ है केस स्टडीज में कि आपके सीनियर अथॉरिटीज है वो इन्वॉल्व है इसमें। गेटिंग माय पॉइंट। ये इसके गुण और दोष हो जाएंगे, बी वाला जो ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उसके पास, इंजीनियर के पास, कि भाई मीडिया को भ्रष्टाचार के बारे में विवरण उपलब्ध कराए हो, मीडिया को इन्फॉर्म करे।
अब मीडिया को इन्फॉर्म करने के क्या गुण होंगे, क्या दोष होगा? अब दोस्तों मीडिया को तो इससे अच्छा क्या होगा, मतलब मीडिया को अगर करेगा इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा ये होगा कि भाई यह प्रक्रिया व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखती है, वो गुप्त रहेंगे, वो मीडिया को इन्फॉर्म दे के आगे, इसलिए व्यक्तिगत प्रतिघात की संभावना कम हो रहती है, मतलब उसमें पर्सनल कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये इसका गुण है। इसके अतिरिक्त मीडिया के बहुत प्रभावशाली होने के कारण निष्पक्ष पूछताछ और भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिलाने के लिए सार्वजनिक दबाव उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। यानी मीडिया जब आएगी सामने तो जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाएगी ठीक से। जैसे अभी आप देख रहे हो जो मेडिकल कॉलेज वाला इशू चल रहा है, मीडिया भी आ रही है, आमजन भी सड़कों पर आ रहा है, तो कार्रवाई धीरे धीरे ठीक से हो रही है, अदरवाइज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फिर इसके दोष क्या है दोस्तों? मीडिया के पास अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों इसका दोष ये है कि भाई आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चुना, सीधा मीडिया के पास जाने का चुना है, तो ये संगठन के निकायों का उल्लंघन है, ऑब्वियस सी बात है। भाई आप सीधा जा रहे हो, आपके संगठन भी उसकी, आपका और जो विभाग है पीडब्ल्यूडी उसका भी तो रेस्पेक्ट की बात है ना, तो संगठन के नियमों का उल्लंघन है और प्रक्रिया की अवहेलना करता है ये। एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। भाई आप संगठन से बड़े थोड़ा ना हो, आप एक प्रक्रिया के थ्रू जाओ, अपने सीनियर्स को बताओ और दूसरा जो विकल्प था वो चुनिए, ये सारे विकल्प होंगे, ये सब इसके दोष होंगे। ठीक है, तो 3 विकल्प देखे, तीनों विकल्पों के हमने गुण और दोष देखे। अब गुण और दोष देख लिए तो हमने बताया था 5वां पॉइंट जो था क्या था कि अधिमान्य कार्यवाही, यानी कि अब 3-4 विकल्प आ गए अपने पास, सबके गुण और दोष देख लिए, फिर हमने 5वां पॉइंट बताया। अब आएगी भाई बेस्ट सर्वोत्तम कार्यवाही, अधिमान्य कार्यवाही, मतलब आप क्या करोगे? आप इनमें से या तो उनमें से कोई विकल्प चूज कीजिए या फिर कुछ और अलग से बताइए। अब जैसे यहां पर ये क्या करेंगे, इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि लोकपद में विश्वास बनाए रखना पदधारक का कर्तव्य है, विश्वास को कम करने वाली प्रथाओं को बढ़ावा देना कर्तव्य की अवहेलना है। दी गई परिस्थिति में मैं जिस क्रियाविधि का चयन करूंगा या करूंगी वह है भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करना, जिससे विभाग में पुनः विश्वास बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ ऐसे स्टेप लूंगा जिससे भ्रष्ट जो प्रथा है वो उजागर हो और विभाग में दोबारा से जो विश्वास खो गया था वो दोबारा से विश्वास की बहाली हो। जैसे भाई मैं सतर्कता विभाग से संपर्क स्थापित करूंगा या करूंगी, विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है उसको मैं संपर्क करूंगा, उपलब्ध साक्ष्यों के साथ एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करूंगा, भाई रिटर्न में दूंगा, उनको एविडेंस दिखाऊंगा या दिखाऊंगी या बताऊंगी ये एविडेंस है मेरे पास और ये है विजिलेंस को। फिर इस मामले पर जांच पड़ताल हेतु एक अपील दायर करूंगा या करूंगी, लगाए गए आरोपों का गंभीरता से अवलोकन करने के लिए जांच समिति, ये ध्यान रखना है ऐसे पॉइंट्स, जांच समिति का यह कर्तव्य होगा, जांच समिति बैठेंगे मतलब कमेटी बैठेगी और उस जांच समिति का कर्तव्य होगा कि मामले की निष्पक्षता से जांच करे तथा एक समयबद्ध रीति से उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं भी उनके निष्कर्षों को स्वीकार करने, हाँ ये क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो समिति जो डिसाइड करेगी, कमेटी जांच करेगी, वो जो उसके निष्कर्ष होंगे उन निष्कर्षों को मैं भी कर्तव्यबद्ध हूं उनके लिए। ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं मानूंगा, कुछ अगर स्ट्रिक्ट कुछ अगर डिसीजन लिए जाएंगे तो मैं खुद पे भी वो अप्लाई करूंगा। इस बात की संभावना हो सकती है कि जांच समिति के गठन में विलंब हो सकता है और अथवा यह उन लोगों को शामिल कर सकते हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, कमेटी में वो लोग भी रह सकते हैं जिनके विरुद्ध मैंने आरोप लगाए। तो ये जो हम सर्वोत्तम कार्रवाई दोस्तों कुछ इसमें लिखेंगे। फिर मैं अंतिम संतुष्टि प्राप्त होने तक जो सतर्कता विभाग के साथ निरंतर मामले को उठाऊंगा या उठाऊंगी, मतलब निरंतर जुड़े रहूंगे सतर्कता विभाग में, मैंने इन्फॉर्म किया है उनको। चरम स्थिति में मैं राज्य या केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज करने तथा आरटीआई के माध्यम से दबाव डालने पर विचार कर सकता हूं। हालांकि मुझे इस बात पर भी बल देना चाहिए कि मांग निष्पक्ष जांच की है और आवश्यक नहीं है कि तथाकथित व्यक्तियों को दोषी घोषित किया गया जाए। फिर बात आती है कि भाई प्रोन्नयन की, जो उसमें डिस्कस हो रहा था ना, विकल्प जो था उस पर दोस्त था कि भाई जहां तक कैरियर प्रोन्नयन की बात है मेरी की, तो उद्देश्यपरक मानदंडों पर आधारित निष्पादन मूल्यांकन द्वारा निर्धारित होता है। विभागीय कार्यों में योगदान और साथ ही कार्यस्थल पर व्यवहार दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैं एक सुदृढ़ कार्यनीति के साथ साथ सकारात्मक कार्य वातावरण को बनाए रखते हुए दोनों में योगदान करने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा या करूंगी। ये दोस्तों सर्वोत्तम इकाई के 4-5 पॉइंट हम उसमें बता देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। फिर एक निष्कर्ष दे देंगे कि उपरोक्त कार्यवाही का अनुपालन करने पर मैं अपने पद के प्रति कर्तव्य और साथ ही अपने व्यक्तिगत मूल्यों का निर्वहन कर सकती हूँ। यह कठिनाई के समय दृढ़ता को दर्शाता है, साथ ही साहस, निस्वार्थता और ईमानदारी इत्यादि जैसे गुणों को सामने लाता है। इससे किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण गुणों की पहचान होती है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति की जो सार्वजनिक कार्यालय में कार्यरत है। ये हमने दोस्तों केस स्टडी एक एग्जाम्पल से जो हमारे 6 पॉइंट्स थे ना, बस उनको अप्लाई किया है।
अप्लाई करना आपको थोड़ा बताया कि आप कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, इन पॉइंट्स को कैसे स्टेक होल्डर और उनको पहचान करना है किस तरीके से। अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक भाई इस तरीके से कैसे उसको लिखेंगे, गेटिंग। जैसे केस स्टडी दूसरी लेते हैं। अब वो जो 6 पॉइंट्स है दोस्तों, जरूरी नहीं है हर केस स्टडी पे आपके 6 के 6 पॉइंट्स आपको अप्लाई करने पड़े कि भाई जरूर। अब इसमें क्या होगा कि जो यूपीएससी ने जैसे 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन 3 सवालों के ही हम आंसर सीधा सीधा लिखेंगे बस, ठीक है। वो 6 की 6 हमको अप्लाई नहीं करना है। वो तो एक होलिस्टिक अप्रोच में हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से केस स्टडीज को हम अप्रोच करेंगे उसके सॉल्यूशन को। देखिए क्या है केस स्टडी 2, पढ़िए इसको। क्या है, आप देश की शीर्ष आईटी फर्मों में से एक, कोई देश की शीर्ष आईटी फर्म बता रहे मतलब बड़ी फर्म, आईटी फर्मों में से एक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। आप हैं खुद, ठीक है, आप मैनेजर हैं, प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं देश की शीर्ष आईटी कंपनी में। आपको आगामी परियोजनाओं के लिए नए लोगों को भर्ती करने का कार्य सौंपा गया है और आपको कार्य दिया गया है क्या कि अब आपको नई रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। आप यह पाते हैं कि कंपनी ने सरकार द्वारा पारित नए मातृत्व अधिनियम के मद्देनजर खुले तौर पर कुछ कहे बिना महिला उम्मीदवारों की भर्ती नहीं करने के लिए गुप्त निर्देश दिए हैं। क्या कह रहे हैं उसमें, आप कंपनी में हैं, बड़ी कंपनी है, मैनेजर हैं, आपको काम दिया गया है कि कुछ रिक्रूटमेंट कीजिए, कुछ हायरिंग कीजिए, और आपको गुप्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मातृत्व अधिनियम है, अब इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, अभी बता रहा था मैं कि GS4 पढ़ने के लिए GS 1, 2, 3 की नॉलेज होना चाहिए। अब आपको मातृत्व अधिनियम के कुछ कुछ प्रोविजन तो पता होना चाहिए भाई, जैसे कि इसमें पर्टिकुलर टाइम तक, मान लीजिए 6 महीने तक अगर कोई आपकी कर्मचारी, महिला कर्मचारी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको मातृत्व लाभ दिया जाता है, यानी उसको सैलरी भी मिलेगी 6 महीने तक और छुट्टी भी देनी पड़ेगी आपको। तो इससे क्या हो रहा है भाई, कंपनी को तो घाटा ही हो रहा है ना एक तरीके से इनके हिसाब से। तो इस अधिनियम को हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें आदेश दिए गए हैं आपको, इंटरनल गुप्त आदेश दिए गए कि आप जब भी रिक्रूटमेंट कर रहे हो ना, तो आप किसी फीमेल कैंडिडेट को रिक्रूट ना करना, सीधा सा ये है। गुप्त निर्देश दिए कि आप महिला उम्मीदवारों की भर्ती नहीं करनी है आपको। आप इसे अत्यधिक आपत्तिजनक मानते हैं, आप इसको आपत्तिजनक मान रहे हैं, क्या नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, किसी फीमेल को रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करने दे रहे हो, और प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने हायर मैनेजमेंट जो आपके ऊपर सीनियर है उनको आप विरोध अपना बताते हो कि यार ठीक नहीं है। लेकिन वे जो सीनियर हैं वे दृढ़ हैं, क्योंकि वे सभी अनावश्यक खर्चों में कमी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार नहीं, ये हमको, उनको ये अनावश्यक लग रहा है, क्योंकि यार 6 महीने तक सैलरी देनी पड़ेगी, ऊपर से छुट्टी भी देनी पड़ रही है, पूरा पैसा भी जा रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट कंपनी क्यों ऐसा चाहेगी। इसलिए वो जो फीमेल है उनको हायर नहीं करने का निर्देश दे रहे हैं, अनावश्यक खर्चों कर। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर आपसे ये केस स्टडी दे के 3 क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्या पूछा है कि इस परिस्थिति में शामिल हितधारकों जो स्टेक होल्डर है उनकी और उनके हितों की पहचान कीजिए। एक तो ये पूछ लिया। दूसरा क्या पूछा है, ऐसी परिस्थिति में भर्ती प्रबंधक द्वारा किन दुविधाओं का सामना किया जा सकता है, क्या क्या दुविधाएं हो सकती है इसमें आपके समक्ष, और आपके पास कौन कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध है, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं आपको, और आप किस एक का अनुसरण करेंगे और क्यों। ये 3 क्वेश्चन पूछे। अब आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, सीधा पहली बात तो हर केस स्टडी में आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन में कुछ जो इसमें मेन जो कुछ मुद्दे हैं उनको बता देना है कि ये केस स्टडी जो है इससे संबंधित है, वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर ए और बी सी पे आ जाना भाई, ए है, ए का आंसर देना है, फिर बी का आंसर देना है, फिर सी का देना है, जो पूछा सीधे सीधा वो लिखना है। हमने जो अभी बताए थे 6 पॉइंट्स, वो जरूरी नहीं है कि वो सबको ही जाकिर हुई, गुड आफ्टरनून, बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन सबको हम, अब लेट जुड़े हो ना तो ये पीछे से आप रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे देख लेना सारी क्लासेस, ये वाली भी देख लेना। तो कौन कौन से विकल्प है वो बताना है, और कोई एक जो विकल्प आप चूज कर रहे हो वो बताना है, यानी सीधा सीधा 3 का आंसर देना है। वो 6 पॉइंट जो हमने बताए थे जरूरी नहीं उन सबको आप इस केस स्टडी में लिखो। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे इस केस स्टडी का हम उत्तर लिखते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होगी इसमें, सबसे पहले इस केस स्टडी में क्या दृष्टिकोण होगा, आपको कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों वही ABC का आंसर तो देना ही है भाई। देखो भर्ती प्रबंधक आप स्वयं है, आप ही तो है केस स्टडी के एज पर, कंपनी, महिला उम्मीदवार, सरकार और समाज, ये जो हितधारक है इनको सूचीबद्ध कर लो भाई, ये हितधारक है ये बता दो, इनके साथ कौन कौन से हित जुड़े हुए हैं वो हित बता देने, पहला हो जाएगा। फिर उन दुविधाओं पर चर्चा कर देनी है
जिनका वो सामना कर रहे हो आप, कौन कौन सी दुविधाएं आपके समक्ष आएंगी जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, कौन कौन से मुद्दे हैं। फिर इसमें जो आपको अब इसमें यूपीएससी मतलब ये सवाल है, इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं। कई बार विकल्प यूपीएससी खुद देगी, आपके पास ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, तो इनमें से कौन सा चुनोगे और कौन सा नहीं चुनोगे, तो वहां आपको गुण दोष बताने, यानी हमारा चौथा पॉइंट अप्लाई होगा उस पर। उपलब्ध विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए, यहाँ पर आपको खुद को विकल्प ढूंढने हैं कि मेरे पास क्या क्या विकल्प है, और दी गई परिस्थितियों नैतिक आचरण के आलोक में प्रत्येक का विश्लेषण करना है कि ये विकल्प जो है ये उचित है, क्यों, इसके गुण है और ये दोष ये है, ठीक है। और साथ ही एक ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। फिर एक ऐसा विकल्प बताना है कि ये मुझे, मैं फॉलो करूंगा इसमें, ये जो मेरे सामने केस आया है। तो अब इसका जब उत्तर लिखेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले देखो हर केस स्टडी का आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे केस स्टडी आप स्टार्ट कर रहे हो उत्तर, तो 2-3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन टाइप लाइन लिख देनी है। वो क्या लिखना है, देखो जैसे ये वाली केस स्टडी हम ले, तो लिखिए कि उपरोक्त प्रकरण या मामले का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर, अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि यह मामला, अब यहां पर हमारा सिलेबस हेल्प करेगा। अब ये मामला या हमारी जो ओवरऑल नॉलेज होगी वो हेल्प करेगी। अब जो अभी केस स्टडी पढ़ी थी किससे संबंधित है, पहला ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में भी आना चाहिए, लिंग भेद से। भाई लिंग भेद हो रहा है ना, तो लिखो उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि यह मामला लिंग भेद, कौमा व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित। कैसे, भाई कंपनी अपने हितों को वरीयता दे रही है, सार्वजनिक हित को नहीं देख रही है, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित तथा और क्या मुद्दा आ रहा है इसमें, पितृसत्तात्मक मानसिकता आ रही है ना, पितृसत्तात्मक रवैया, पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति, एटीट्यूड, हमने देखा था सिलेबस में टॉपिक नंबर 2 से संबंधित है। दोस्तों हर केस स्टडी को जब आप स्टार्ट करो तो 2-3 लाइन में ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप लिख सकते हैं आप कि भाई उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि यह मामला, अब ये जो मामला है, ये जो इश्यूज है, ये हर केस स्टडी के अलग अलग होंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो इंट्रोडक्शन है यूनिक भी हो जाएगा हर केस स्टडी का अलग अलग। तो उसमें आप लिख दो कि किससे संबंधित है, ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है कि फीमेल को वहां लेने से मना किया गया है, कि आप जो फीमेल हैं उनको आप रिक्रूट नहीं करोगे आपकी कंपनी में, तो लिंग भेद से संबंधित है। दोस्तों संविधान में ही लिंग भेद के, तो संविधान वर्जित करता है, लिंग भेद, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित, पितृसत्तात्मक रवैया इत्यादि मुद्दों से संबंधित है। ये 2-3 लाइन आप इंट्रोडक्शन लिख दो। उसके बाद आप अपने आ जाओ ए, क्योंकि ए बी सी उसमें 3 सवाल पूछे ए। अब ए में आपको क्या आ जाएगा भाई, क्या पूछा है कि कौन कौन से हितधारक है इसमें, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हितधारक, और इधर लिख दीजिए हित, इसको मिटा देता हूं, आपने डाल लिया ए इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिख के, फिर लिख दो ए हितधारक बता दो, हितधारक, इधर हितधारक लिख दो एक टेबल में, इधर हित बता दो उनके, क्योंकि हमारा ए वही पूछा है हमसे। सर मुझे तो जलन भावना भी दिखा, हाँ हाँ बिल्कुल, जो जो आपको लग रहा है ना एज पर सिलेबस वो आप उसमें लिख सकते हैं। जलन भावना किस तरीके से दिख रही है इसमें, ठीक है। अब हितधारक में, अब जैसे अब उसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हमने बताया था ना आपको कि हितधारक जो है वो सीधे सीधे या तो मेंशन होंगे, जैसे कंपनी और उसका उच्च प्रबंधन मेंशन है, भर्ती प्रबंधक यानी स्वयं आप मेंशन है, महिला उम्मीदवार भी मेंशन है, सरकार भी वहां आ गई, क्योंकि सरकार जो अपना एक्ट है मातृत्व अधिनियम वाला वो इंप्लीमेंट करवाना चाहती है गवर्नमेंट, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी होगा। समाज इसमें डायरेक्टली नहीं था, बट समाज हमने बोला था ना हिडन कुछ स्टेक होल्डर होंगे, वो हमको खुद को निकालने, समाज इसमें है हितधारक एक, समाज पर इसका इम्पैक्ट आएगा। भाई आप महिलाओं को रिक्रूट नहीं कर रहे हो तो समाज पर इम्पैक्ट आएगा ना, ये हितधारक हो जाएंगे। अब उनके हितधारकों हित क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। कंपनी या उच्च प्रबंधन का क्या हित है दोस्तों, कंपनी का हित क्या है, प्रति कर्मचारी आने वाली लागत को कम करके लाभ को अधिकतम करने में, बिल्कुल भाई कंपनी तो यही चाहेगी, प्राइवेट कंपनी तो,
कि लागत कम हो और लाभ हमको ज्यादा हो। महिला कर्मचारियों की स्थिति में मातृत्व अवकाश की लागत कंपनी को वहन करना पड़ता है, इसलिए उच्च प्रबंधन क्या चाहता है कि महिला उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की जाए। ये कुछ हित है, ये जोड़ सकते हो आप उसमें। फिर भर्ती प्रबंधक या जो आप स्वयं खुद हैं, आपके क्या हित है, आप क्या करोगे। अब आप मैनेजर हो, आपको रिक्रूटमेंट का काम दिया गया है, तो आप लिखोगे मेरा पहला हित लिंग निरपेक्ष होकर सूचीबद्ध पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती करने में। बिल्कुल आपको लिंग निरपेक्ष रहना है, न्यूट्रल रहना है, जेंडर न्यूट्रल रहना है। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई फीमेल को रिक्रूट नहीं करना है, मेल को रिक्रूट करना है। ऐसी परिस्थिति में मेरी दुविधा अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध खड़ा होते हुए प्रबंधन के साथ टकराव से। बिल्कुल देखिए, अब इसमें क्या है, आपको अन्याय के विरुद्ध भी खड़े रहना है। भाई आपको जो फीमेल को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं उसको अपनी बात को पहुंचाना है, साथ में आपका जो प्रबंधन के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ आपका टकराव जो हो रहा है वो भी मैनेज करना है। ये आपके हित हैं, उसमें ये हित उसमें मेंशन कीजिए। अगला, महिला उम्मीदवार के क्या हित है। भाई उनका हित है कि कंपनी में नौकरी पाने का निष्पक्ष अवसर उनको प्राप्त होना चाहिए। भाई महिलाओं को उन्होंने क्या गलती कर दी ऐसा कि उनको आप अवसर ही नहीं दे रहे हो। ये तो उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए सरकार ने जो मातृत्व अधिनियम बनाया है। महिला गर्भवती हो रही है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी वजह से जॉब नहीं मिले तो गलत है, लिंग भेद हो रहा है ना। तो दीर्घकाल में वे भर्ती और पदोन्नति में निष्पक्षता तथा सुरक्षित कामकाजी वातावरण की अपेक्षा करती है। भाई उनको कामकाजी जो वातावरण है वो अच्छा मिले, पदोन्नति में निष्पक्षता रहे, रिक्रूटमेंट में भी निष्पक्ष अवसर मिलने चाहिए, अवसर की समता समानता, आर्टिकल 14। अब सरकार और समाज इसमें क्या है, उसके क्या हित है। दोस्तों सरकार क्या चाहती है, सरकार तो चाहती है भाई जो मातृत्व अधिनियम वो लागू हो, लैंगिक समानता हो। तो ये हितधारक क्या चाहते हैं, सरकार और समाज, कि कार्यस्थल पर लैंगिक समानता चाहते हैं। इनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि मातृत्व के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से कानून बनाकर सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पर्याप्त रूप से निपटना चाहिए। कानून बनाकर निपट रहे हैं, वो तो लैंगिक समानता स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कानून मातृत्व अवकाश, आय के नियमित प्रवाह, रोजगार की सुरक्षा, ये पूर्णतः सुरक्षा इसको सुनिश्चित नहीं करते समानता को। इसके लिए क्या है, आवश्यक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, मतलब मनोवृत्ति में परिवर्तन। टॉपिक नंबर एटीट्यूड वाला, मनोवृत्ति में परिवर्तन के माध्यम से सरकार और समाज जो है, ये है जो इश्यू आ रहा है, जो मुद्दा आ रहा है, इसको हल कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हितधारक लिख दिए और हित लिख दिए, ये पूछा है हमसे ए में। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, टोटल 6 केस स्टडीज आती है दोस्तों, ठीक है। अब कहीं पर आप, जैसे यहाँ पर तो हमने बता दिया कि भाई हितधारक, ऐसे टेबल बना दी, इधर हमने हितधारक लिख दिए और इधर हित लिख दिए उनके, एक तरीका तो ये हो गया। अब कई बार क्या होगा कि जैसे इसमें तो ए पूछा हुआ है, विकल्प ए, और आंसर क्वेश्चन ही पूछा है कि कौन कौन से हितधारक हैं इसमें और उनके नैतिक मुद्दे और हितों को लिखिए। तो यहाँ तो हम लिख रहे हैं, पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन थी ना, हाँ आर्टिकल 15, ठीक है, सॉरी, जो क्या करना है दोस्तों, इसमें जो हितधारक जो हित है, मान लीजिए लिखे, मान लो नहीं पूछा यूपीएससी ने हितधारक और उनके हित, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, हितधारक जरूर मेंशन करने हैं। वो इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिख दो जो हमने बताया था, उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यह मामला इस मुद्दों से संबंधित है। फिर हितधारकों को आप एक ऐसे बता दो, ऐसे एक गोला बना दो, हितधारक लिख दो बीच में, और जो जो हितधारक है उसमें उनको ऐसे करके आप शॉर्ट में बता दो, बस। फिर आप अपने ए पे आओ, ए या बी सी जो उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर उनका उत्तर लिखना चालू करो, एक इंट्रोडक्शन, फिर हितधारक बता दो, फिर ऐसे स्टार्ट कर दो। और जहां हितधारक पूछा है, स्पेशली जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है ए में, हितधारक क्या है और उनके हित कौन कौन से हैं, वहां पर आपको अच्छे से हितधारक लिखने हैं और उनके हित लिखने हैं। इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है टेबल बना के लिख दो, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये वाला भी यूज कर सकते हो, हितधारक लिखा, जैसे मान लो है कंपनी, ऐसे कंपनी लिखा, और यहाँ आगे इनके जो जो मुद्दे हैं, हित हैं, वो ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पर जैसे लिख दिया आपने प्रबंधक, फिर प्रबंधक के मुद्दे यहाँ लिख दो। इससे क्या होगा दोस्तों, एक मोनोटोनस चीज नहीं, मोनोटोनस नहीं रहेगा कि एक जैसा ही 6 के स्टडी में 6 के 6 में टेबल बना के आ गया, ऐसा एक जैसा ऐसा बना के आ गया, कुछ अलग अलग डिफरेंट, जो मतलब जो आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो शैली होगी वो अच्छी बनेगी, प्रभावी बनेगी। एक यह लिख दो, एक और तरीका भी लिख सकते हो कि ऐसे एक बॉक्स बना दो, उसमें जैसे मान लीजिए हितधारक लिख दिया आपने, जैसे यहाँ लिख दिया आपने एक बॉक्स और बना के कंपनी, और इस बॉक्स के नीचे इनके जो नैतिक मुद्दे हैं, जो हित हैं, हितधारक और उसके हित यहाँ लिख दो। फिर जैसे यहाँ लिख दिया प्रबंधक, एक ये तरीका ये हो सकता है,
इसे क्या है कि थोड़ा यूनिक लगेगा आंसर आपका, हर क्यों 6 की स्टडी लिखनी, 6 की 6 थोड़ा अलग लगेंगी। फिर यहाँ पे इनके मुद्दे लिख दीजिए, इस तरीके से ये लिख दो, फिर एक चौथा तीसरा यहाँ पर जोड़ दो, मान लीजिए सरकार समाज वाला उसके यहाँ लिख दो, महिला उम्मीदवार वाला यहाँ करके यहाँ उसके वो लिख दो। यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 6 की 6 को प्रेजेंट आप कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने इसमें ए को देखा, क्वेश्चन का जो ए था, हितधारक देखे और उनके हित देखे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बी था, वो था कि भाई क्या क्या दुविधाएं हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्या दुविधाएं मैनेजर के सामने, भाई उच्च प्रबंधन का आदेश स्वीकार करना और किसी महिला उम्मीदवार का चयन करने से बचना। भाई एक तो एक काम ये करे वो, भाई नैतिक दुविधा यही तो है कि हायर मैनेजमेंट ने ये बोला है कि उनका महिला उम्मीदवार का चयन नहीं करना है, ठीक है, और किसी महिला उम्मीदवार का चयन करने से बचना है। दूसरा वो क्या है उसके सामने, भाई निष्पक्ष रूप से लिंग निरपेक्ष रहकर किसी उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति करे, या तो उनकी बात माने अपनी सीनियर अथॉरिटी की जो बोला है कंपनी में, उनकी नियुक्ति नहीं करे। दूसरा आ रहा है कि यार नहीं, उसको लिंग निरपेक्ष रहना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल रहना चाहिए, और जो उपयुक्त उम्मीदवार है उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे सिर्फ लिंग विशेष कारण, हाँ दूसरी उसके पास क्या दुविधा आएगी उसके सामने, भाई जो उसको उम्मीदवार भर्ती करना है, मतलब जिसको हायर करना है, रिक्रूट करना है उसको, अब उसको तो ये परेशानी हो गई ना बिना बात के कि मान लीजिए उसको ये बोल दिया कि आपको फीमेल लेनी नहीं है, तो अब उसको क्या परेशानी आ गई इससे कि भाई जो बेहतर कैंडिडेट है, हो सकता है जो उसके सामने अगर सारे बॉयज आ रहे हैं, मान लीजिए मेल सारे हैं सब, तो हो सकता है उसको सूटेबल या बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो, उन फीमेल में बेहतर कैंडिडेट मिलता। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? इससे जुड़ी एक दुविधा समाज में मौजूद लिंग पूर्वाग्रह है, इस कारण समानता विचार के साथ पितृसत्तात्मक, वही जो हमने बताया था, पितृसत्तात्मक रवैये का टकराव होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुझे सिर्फ लिंग विशेष कारण बेहतर उम्मीदवार को भर्ती न करने की परेशानी से जूझना पड़ सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। उससे क्या होगा, उत्पादकता में कमी आएगी और कंपनी के लिए दीर्घावधिक जो लागत है वो बढ़ जाएगी। भाई आपको बेहतर कैंडिडेट हो सकता है कोई फीमेल मिलती, बट फीमेल को आप हायर ही नहीं करने दे रहे हो, मेल को हायर करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो कंपनी के दीर्घावधि नुकसान होगा। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ नैतिक दुविधाएं जो है उनको हम मेंशन इसमें कर देंगे। बी जो ऑप्शन पूछा, सी क्या था? सी पूछा था कि उपलब्ध विभिन्न विकल्प कौन कौन से होंगे, मतलब आपके पास कौन कौन से विकल्प होंगे वो बताइए, और फिर सर्वोत्तम विकल्प जो है वो चूज कीजिए। अब इसमें क्या विकल्प है, सिंपल सा है दोस्तों, 2-3 विकल्प होंगे। एक तो ये कि भाई आप महिला उम्मीदवारों का चयन नहीं करो, सीधा सा विकल्प यही है, भाई जैसा आपकी कंपनी बोल रही है वो आप कर लो। दूसरा ये कि आप निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के महिला उम्मीदवारों की भर्ती करो, 2 ही तो विकल्प होंगे। अब इसमें क्या है, एक सेकंड, अगर मान लीजिए महिला उम्मीदवारों का चयन नहीं करते हो आप, भाई आपको जैसा कंपनी ने बोला है, जो गुप्त निर्देश आए हैं आप उनको फॉलो करते हो, हालांकि इस विकल्प में मैं उच्च प्रबंधन के साथ टकराव की स्थिति से बच जाऊंगा, उसको गुण बता रहे हैं पहले कि भाई अगर मैं इस विकल्प को चुनता हूं, महिला उम्मीदवारों का चयन नहीं करता हूं, तो मेरा जो हायर मैनेजमेंट के साथ जो टकराव है उससे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन यह मूलभूत मानवाधिकारों और समानता के संवैधानिक लोकाचार के विपरीत होगा। अब उसके दोष बता रहे हैं, उसी में इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि ये तो उसके गुण है और ये इसके दोष हैं, या फिर ऐसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। इससे कई योग्य उम्मीदवार छट जाएंगे और उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो जाएगी, इससे अदूरदर्शिता और संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित होगी। एक विकल्प तो ये था। दूसरा, भाई निष्पक्ष रूप से अगर मैं करूं, मुझे तो भाई मैं तो रिक्रूट करूंगा फीमेल को, तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे सक्षम और योग्य उम्मीदवार नौकरी के लिए भर्ती किए जाए। इससे तो यही होगा ना, फिर हम तो मेल फीमेल दोनों को रिक्रूट करेंगे, तो सबसे जो योग्य होगा उसको हम रिक्रूट कर लेंगे। जाके रूही सर मुझे कम समझ में आया है, जाके रूही हाँ थोड़ा केस स्टडीज का ऐसा तो है, बट ना आप क्लास को तसल्ली से दोबारा से देखना, ठीक है, पूरी क्लास को, आप बीच में आए थे शायद, पूरी क्लास को दोबारा से देखना, कैसे हमने उसको पूरा पैटर्न बताया है सॉल्व करने का केस स्टडीज को, वो समझना, उसको लिखना, फिर कोई केस स्टडीज यूपीएससी पीवाईक्यू जो आई हुई है उसको रखना, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन का काम नहीं है कि आज ही आप केस स्टडीज सारी सॉल्व करने लग जाओगे एक बार से ही, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको जाके रूही आपको इसके लिए, ठीक है। पहले पूरी वीडियो को दोबारा से देखना, सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए उन पॉइंट्स को लिखना, वो पॉइंट्स याद करना, फिर एक एक पॉइंट्स को केस स्टडीज पर अप्लाई करके देखना। जैसे मान लो दूसरा पॉइंट था हितधारकों की पहचान, तो आप कई सारी केस स्टडी उठाना यूपीएससी की पीवाईक्यूज, और पहले सारी केस स्टडी में हितधारक को पहचानना कि इसमें ये हितधारक है, इसमें ये हितधारक है, इसमें ये हितधारक है, ठीक है। सारी चीजों को एक एक पॉइंट्स को समझना,
सर क्या हम केस स्टडीज में आर्टिकल और अधिनियम तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी शामिल कर सकते हैं? हाँ, अगर रेलिवेंट है तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। डेरी नहीं, क्लास तो अब तो लास्ट है, आज ही जाके रुई। केस स्टडीज का बस हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये, ठीक है। तो ये हमने उपलब्ध विकल्प देखे। अब हम ऑप्शन सी में एक और क्या था कि आप किस विकल्प का अनुसरण करोगे, मतलब कौन सा विकल्प आप चूज करोगे। भाई या तो उनके साथ जो वो है उनको ऑप्ट करो, जो पहला विकल्प हमने देखा कि उनको रिक्रूट करो महिलाओं को भी, या ये है महिलाओं को नहीं करो, ये तो हमारे पास दो विकल्प थे। अब मैं कौन सा विकल्प चुनूंगा या चुनूंगी, वो ये है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ टकराव से नहीं बल्कि अनुनय से कोई समाधान हो सकता है। देखो आएगा ना सिलेबस वाला पॉइंट, अनुनय पढ़ा था ना हमने, परसुएशन बोला था ना कि इसमें ओवरऑल लिखने में सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, सिलेबस के जो वर्ड्स हैं वो बहुत आएंगे। सर डेली नहीं हो रही क्लास, बता तो दिया। यहाँ टकराव से नहीं बल्कि अनुनय से ही कोई समाधान हो सकता है। कंपनी को राजी करने का सबसे उचित तरीका उनके रवैये में मनोवृत्ति, बताया था ना मनोवृत्ति, ऐसे पॉइंट्स आएंगे दोस्तों, सिलेबस से ऐसे यूज लेना है। उनके रवैये में बदलाव लाना है, लेकिन तत्काल ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी क्या विकल्प जिसको मैं चुन रहा हूँ उसको लिख रहे हो कि भाई अनुनय से ही समाधान हो सकता है, कंपनी को राजी करने का उचित तरीका उसके मनोवृत्ति में परिवर्तन है, लेकिन तत्काल ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन यदि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से यह प्रदर्शित कर सकूं कि पुरुषों की तुलना में, देखो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आया ना, सिलेबस के पॉइंट्स आ रहे हैं ना सब सिलेबस में जो पढ़ा था। वस्तुनिष्ठ रूप से यह प्रदर्शित कर सकूं कि पुरुषों की तुलना में महिला कर्मचारियों की भर्ती पर आने वाली लागत बहुत अधिक नहीं है, तथा यह कि उत्पादकता का लिंग से कोई संबंध नहीं है, तो मैं उनके रवैये में परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाऊंगा। यानी कि हमने बताया था ना, किसी भी समस्या को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट स्टेप लेने से पहले उसके एटीट्यूड को चेंज करना है। जब तक उसके जड़ में नहीं जाएंगे, मनोवृत्ति जब तक चेंज नहीं होगी, तब तक इसमें कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने वही पॉइंट लिया है कि हम कंपनी के रवैये में मानसिकता जो है, मनोवृत्ति में परिवर्तन की कोशिश करेंगे, और वो एकदम से नहीं होगा। हम कुछ फैक्ट्स देंगे वस्तुनिष्ठता के, वस्तुनिष्ठ आधार पर उनको बताएंगे कि फीमेल को रिक्रूट करोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं आ रही है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी। मैं इस प्रकरण में मानव संसाधन विभाग तथा यदि आवश्यक तो कंपनी के प्रबंधन बोर्ड की सहायता भी लूंगा, यानी कि अपनी कंपनी के साथ मिलकर तो करेंगे। और क्या लिखेंगे, भर्ती के संबंध में मुझे उम्मीदवारों के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वही अभी बताया। मैं जब भी आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, हायर कर रहे हो, तो आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके डिसीजन में। ऑब्जेक्टिविटी मींस योग्यता के आधार पर डिसीजन होने चाहिए, तथा लैंगिक पक्षपात करने से बचना चाहिए। मेरे द्वारा उनकी क्षमता के साथ साथ नौकरी हेतु आवश्यक योग्यता के आधार पर आकलन किया जाएगा। यदि जॉब प्रोफाइल किसी विशेष लिंग संबंधी उम्मीदवार की मांग नहीं करती है, मतलब जो जॉब जो निकाला है उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फीमेल सी चाहिए या मेल सी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मैं जेंडर न्यूट्रल, लिंग तटस्थ होकर मैं कार्य करूंगा। मेरे जो डिसीजन होंगे वो किसी लिंग के आधार पर नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो मैं इन गुप्त निर्देशों को बहुत अधिक महत्व नहीं दूंगा, ये लिखना है कि अगर ऐसा नहीं है कि जो जॉब प्रोफाइल है वो ऐसा नहीं है मेल फीमेल को प्रेफर करना है, किसी को भी ले सकते हैं, तो मैं फिर ये नहीं करूंगा। उनके जो गुप्त निर्देश हैं उनको एक तरीके से नहीं मानूंगा। वास्तव में यह भी संभव हो सकता है कि ये निर्देश कंपनी की नीतियों के विपरीत हों। मैं एचआर को ऐसे निर्देशों के बारे में सूचित करूंगा या करूंगी। एचआर होता है ना हर कंपनी विभाग में। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंगिक भेदभाव न केवल गैरकानूनी है बल्कि कंपनी की संगठनात्मक संस्कृति या कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, सिलेबस का पॉइंट और सामाजिक छवि को भी दूषित करता है। ये सब विकल्प उसमें हमको लिखने कि मैं ये करूंगा। फिर इसके अतिरिक्त मैं अपने सहयोगियों, विशेष रूप से अपने संगठन में कार्यरत महिलाओं को सम्मिलित करके, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, करके लैंगिक संवेदनशीलता अभियान आरंभ करूंगा। ये दीर्घकालिक उपाय है। भाई आपने शॉर्ट टर्म के लिए तो कर दिया, अब दीर्घकालीन क्या करोगे। ये जो मेरे विभाग में या संगठन में जो महिला है उनके साथ मिलकर मैं जो लैंगिक संवेदनशीलता है उस अभियान को आरंभ करूंगा। और फिर हमने बताया था निष्कर्ष में कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं, कुछ अच्छी लाइन, तो ये एक तरीके से निष्कर्ष हो जाएगा इसका। ऐसा करके मैं जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसका आरंभ स्वयं से कीजिए। बी द चेंज यू वांट टू सी, उक्ति का पालन करूंगा या करूंगी। इस तरीके से हम इसका उपलब्ध यानी कि विभिन्न जो विकल्प है उनमें से कौन सा विकल्प चूज करूंगा उसका उत्तर है। तो हमने ए का देखा, बी का देखा और सी का देखा। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों ये हमने केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज, और उसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स कैसे पहचानेंगे वो सब डिस्कस किया।
एक केस स्टडीज को तो हमने हमारे जो 6 पॉइंट्स थे जिसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे स्टडीज को, उनको अप्लाई करके भी आपको बताया। बाकी के अब और एक केस स्टडीज में हमने उसको लिखना कैसे है उसका भी आपको फॉर्मेट दिया और ये बताया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम इसमें आपकी प्रैक्टिस खुद करोगे आप, इसमें हमारा मार्गदर्शन जो है यहीं तक है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कैसे छांटना है, कैसे स्टेक होल्डर को करना है, ये सब आपको ही अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी केस स्टडीज यूपीएससी की पीवाईक्यूज वाली टेस्ट सीरीज वाली जितनी करोगे, जितनी खुद से लिखोगे, उतना ही ये हो पाएगा। आप जो परिवर्तन देखना चाहते हो वह परिवर्तन स्वयं बनिए, ये कथन महात्मा गांधी का। हाँ ठीक है, वो जिनका भी है। सर केस स्टडीज का क्लास कितना हुआ है, केस स्टडी का रोही एक ही क्लास लिए, ठीक है, और काफ़ी है। बाकी तो हम मान लीजिए कल से और भी कुछ केस स्टडीज डिस्कस करें, बट प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप आगे यहाँ से आगे प्रैक्टिस कीजिए केस स्टडीज की। यूपीएससी के पीवाईक्यूज 2013 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज में जितनी भी केस स्टडी आई हुई है, साल 6 आती हैं, इनको सॉल्व कीजिए। फिर कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कीजिए, जहाँ से जितनी भी केस स्टडीज हैं आप उनके सब में स्टेक होल्डर्स को छाटिए, फिर उनके जो नैतिक दुविधाएं क्या क्या आ रही है उनको करिए, फिर पूरी केस स्टडी लिखने की कोशिश करिए और फिर वो आंसर आप चेक करवाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आप रिवाइज करते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक, थैंक यू।